हमारा औपनिवेशिकरण हो रहा था। हाँ, और अमेरिका आज़ाद हो रहा था। मेरा जो शोध है वो इंडिजिनस ट्राइब्स पे है। तो जब भी मैं इन लोगों के ट्राइब्स में जाके रही तो जब उनको पता चला कि एक भारतीय उन पे शोध कर रहा है जो कि पहली बार हो रहा था, और उस दिन के बाद से मेरा नाम रखा गया इंडिजिनस ट्राइब में कि मैं बीवर स्पिरिट हूँ। इसकी जो आज़ादी है ना केवल सतह पे लड़ी गई, युद्ध में लड़ी गई, बौद्धिक रूप से भी लड़ी गई। और जॉर्ज वॉशिंगटन जिन्होंने कमाल की जीत हासिल की है एक ऐसी सेना से जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, वो अपना ओहदा लौटा रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उनके पास ये मौका था कि वो राजा बन जाते। 150 साल बीत चुके हैं। इन्होंने अपनी एक अलग शिक्षा प्रणाली का विकास कर लिया था। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का विकास हो चुका था। हाँ, मतलब वही अंग्रेजों के बच्चे, एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी थी। वो भी अब अंग्रेजों के बच्चे नहीं थे। अंग्रेजों के बच्चे रहे नहीं। जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नए विभागों की शुरुआत होती है, जैसे कि MBA, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। MBA कब से शुरू हुआ? अमेरिका में शुरू हुआ। कब से? 1890 के बाद। क्या बात कर रही हैं आप? MBA इतनी पुरानी पढ़ाई है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि नस्लवाद की समस्या होने के बावजूद भी अमेरिका एक आर्थिक राष्ट्र के रूप में उभरता है। एंड बाय फ्रॉम 1865 टू 1890 अमेरिका एक सुपर पावर बन जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का संघ, जो तकरीबन अब तो 150-200 सालों से महाशक्ति बना हुआ है। पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स की ये जो सीरीज है जिसमें हम मॉडर्न एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती थी अगर हम अमेरिका की बात न करते। अमेरिका, जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसकी खोज कोलंबस ने गफलत में कर दी थी। खोजने तो वो निकला इंडिया था, लेकिन अमेरिका खोज निकाला और वहां के लोगों को उसने इंडियंस कहा। और इसके बाद यहां पहुंचे अमेरिगो वेस्पुची, जिनके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा इस महाद्वीप का। अमेरिका जैसा आज है ऐसा हमेशा नहीं था। बहुत गरीब था, बहुत बिखरा हुआ था, और ऐसे लोगों की एक बस्ती मान लीजिए जो दुनिया भर से वहां पहुंचे थे, या तो इसलिए क्योंकि अपराध करके भागे थे, या फिर इसलिए क्योंकि एक नई दुनिया चाहते थे जहां कुछ नया कर सकें, या फिर इसलिए भी क्योंकि उनके देशों ने इन्हें अमेरिका में भेजा था सर्व करने के लिए। इनमें ब्रिटिश भी थे, फ्रेंच भी थे, स्पेनिश भी थे, इतालवी भी थे, और इन सब ने मिलकर अमेरिका बनाया। वो अमेरिका जिसे आज हम सब जानते हैं, जिसके बिना दुनिया में सच कहूं तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर कहीं हिल रहा है और आपको नहीं पता है तो जरा सा खोजिए, पीछे अमेरिका ही निकलेगा। अमेरिका का इतिहास बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि तब हम ये जान पाएंगे कि वो ये महाशक्ति बना कैसे। हमारे साथ आज इस एपिसोड में प्रोफेसर अर्चना ओझा हैं, जो पिछले 4 दशकों से अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाती हैं। आपकी ज़िंदगी का शुरुआती हिस्सा सोवियत यूनियन में बीता। उसके बाद आपने वो पूरा यूरोप घूमा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका से उबरने की कोशिश कर रहा था। आपको कैनेडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से फेलोशिप भी मिली है। JNU में अपनी PhD अपनी जमा की थी, आप वहाँ से डॉक्टर बनी, और फिर DU में आपने पढ़ाया भी। तो इतना कुछ आपने देखा है। अमेरिका में भी गई हैं, अमेरिका के उन जगहों पर तो गई हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं, उन जगहों पर भी गई हैं जहाँ अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं, और उन पर शोध भी है आपका। तो ये 2 किताबें उन्होंने लिखी हैं सरल भाषा में, जो हम सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन आज मौका है उनसे बात करने का, तो इस एपिसोड में कोशिश करेंगे अमेरिका को समझने की, अमेरिका को जानने की, उसके इतिहास से दो चार होने की। मुझे मालूम है इससे के एपिसोड में सब कुछ तो नहीं हो सकता, तो कोशिश करेंगे कि अमेरिका की शुरुआत से लेकर 1945 तक के अमेरिका की बात ज़रूर हो जाए। तो आपका स्वागत है पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स की इस स्पेशल सीरीज में। बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के पढ़ाकू नितिन में मैम। और जैसा मैं कह रहा था, ये हमारी मॉडर्न एम्पायर सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हमने बात सोवियत यूनियन की है, रशिया की भी की है, और डेफिनेटली फिर अगर किसी का नाम आता है या उसके पहले भी किसी का आ सकता था तो वो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
इस थैंक यू एपिसोड सो में। मच। देखिए, इतने सवाल हैं, इतनी बातें हैं कि मुझे पता है इस पॉडकास्ट में सब कुछ पूरा नहीं आ सकता, फिर भी कोशिश करेंगे कि अमेरिका की आदि से शुरू करें और अंत तो जब होगा तब होगा। तो ये जो देश है, ये एक्चुअली कैसा था, शुरुआत इसकी कैसे हुई है? हमने सुना है कोलंबस ने इसकी खोज की थी, लेकिन उसके पहले भी तो वहाँ कुछ घट ही रहा होगा। तो इससे आप शुरू कर सकें अगर। ये बहुत अच्छा मुझसे सवाल पूछा गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अमेरिका के बारे में जानते हैं, समस्या ये है कि वो अमेरिका को जॉर्ज वॉशिंगटन या जो महान राष्ट्रपति थे उनके संदर्भ में ही शायद अमेरिका को पहचानते हैं। लेकिन अमेरिका का जो इतिहास है वो उनके मूलभूत लोगों द्वारा शुरू किया गया, जिसको आज हम इंडिजिनस ट्राइब्स कहते हैं। और उनके नज़र में ये टर्टल आइलैंड था। अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखें तो वो एक टर्टल की तरह लगता है। और इसीलिए जो मूलभूत निवासी हैं उनके लिए कनाडा और अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता है। उनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि वो बिना पासपोर्ट दिखाए या बिना सिटीजनशिप दिखाए अपने ट्राइब का कार्ड दिखा के वो क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर को। जो यहाँ के मूलभूत निवासी हैं वो जो पॉपुलर थ्योरी है और जो साइंटिफिक थ्योरी है वो ये है कि वो लोग ग्रीनलैंड से न्यू फाउंडलैंड के अंदर प्रवेश किए थे लास्ट आइस एज में, जब जो कि 8000 साल पहले हुआ था, जब एक स्ट्रेट निकल आया था बिटवीन ग्रीनलैंड एंड न्यू फाउंडलैंड। और वहाँ से जो माइग्रेटिंग लोग हैं उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में प्रवेश किया। तो ये एक बड़ी साइंटिफिक थ्योरी है कि न्यू फाउंडलैंड से निकलते उन्होंने पहले नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड कनाडा। कनाडा। जी। लेकिन ये थ्योरी उस समय फेल हो जाती है जब आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका का हो या नॉर्थ अमेरिका का हो, मिसिसिपी एरिया में और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस किए गए हैं उससे ये बात का पता चलता है कि यहाँ पर लगभग 40,000 साल पहले आपको ह्यूमन सिविलाइजेशंस के अवशेष मिलते हैं और अमेरिका में लगभग 10,000 साल पहले, यानी आइस एज से बहुत पहले आपको यहाँ पे मानव बस्तियाँ मिलती हैं। जब उस बात को आप ध्यान देते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ के मूलभूत निवासी हैं वो ओरल थ्योरी में बिलीव करते थे, यानी ओरल ट्रेडिशन में। और उनके ओरल ट्रेडिशन में ये बात कही जाती है कि वो यहाँ पे पहले कीड़े मकोड़े आए, फिर पानी आया, पानी के अंदर जीव आए और उसके बाद वो जीव में से कुछ निकल के ज़मीन पे आ गए, उस ज़मीन से हम भी निकले। सो जो टर्म वो लोग यूज़ करते हैं अपने लिए, ना केवल इंडिजिनस बल्कि वो टर्म यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनल पीपल। वो कभी अपने आप को नेटिव अमेरिकन्स नहीं कहते, जो कि अमेरिकी संविधान में उनको नेटिव अमेरिकन टर्म दिया गया है। और वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो कोर्ट केस फाइट कर रहे हैं। अच्छा। उनको अपनी पैतृक भूमि से हटा दिया गया। आज वो उसी पैतृक भूमि के मुआवजे या उसको वापस प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो नेटिव अमेरिकन टर्म यूज़ नहीं करते। वो या तो अपना ट्राइबल जो उनका नाम है उसका प्रयोग करते हैं या फिर इंडिजिनस का या फिर ओरिजिनल पीपल का, क्योंकि नेटिव अमेरिकन्स तो वाइट्स भी हैं जिन्होंने अमेरिका में आके अपनी औपनिवेशिक बस्तियों को बसाया था। तो ये जो मूलभूत निवासी हैं ये लगभग करोड़ों लोग थे और इनमें हम कह भी नहीं सकते हैं कि 300 थे, 400 ट्राइब्स थी, कितनी थी। लेकिन हम लोग को ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से साफ पता चलता है कि जितना नॉर्थ अमेरिका है, फ्रॉम अटलांटिक कोस्ट टू द पैसिफिक कोस्ट, जहाँ पे भी मानव के अनुकूल भौगोलिक क्षेत्र थे जहाँ पे वो अपनी बस्ती बसा सकते थे, वो सारा क्षेत्र जो है मूलभूत निवासियों से पटा पड़ा था। इसलिए जब हम 1776 अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं, जब ये एक आज़ाद देश बना, दुनिया का पहला आधुनिक आज़ाद देश जो कि लोकतांत्रिक था, उसकी जो नींव है वो इंडिजिनस ट्राइब के जेनोसाइड से हुई थी। करोड़ों लोगों को धीरे धीरे 1890 तक हटाया गया, मारा गया, उनकी पॉपुलेशन को कम किया गया, अलग अलग नीतियों को उन पे लागू किया गया। तो क्रांति गोरों के लिए थी, लेकिन क्रांति वहाँ के मूलभूत निवासियों के लिए नहीं थी। इस पर मैं आऊँगा क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन उसके अपने विरोधाभास भी हैं, जिनमें से एक पर तो आप इशारा कर ही रही हैं। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो ये ऐसा अमेरिका है जिसको कोलंबस ने खोजा। कोलंबस ने उसे क्यों खोजा और बाद में अमेरिका नाम अमेरिगो वेस्पुची पर पड़ा, वो वहाँ क्या करने गए थे, ये थोड़ा बताइए।
एक्चुअली जो जब हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, महाद्वीप की बात करते हैं, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे पड़ा था। वही शब्द जो है अमेरिका पड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ कोर्स स्पेन के शासकों ने उसे धन दिया इस एडवेंचरस जर्नी पे जाने के लिए, और चूंकि उस समय गूगल नहीं था तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अटलांटिक महासागर के पार कुछ भी नहीं है और वो इंडिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो पहुंचे कैरेबियन और पोर्तो रिको, जो आज हम बोल रहे हैं, और वहाँ पे उन्हें जो लोग मिले, यानी जो मूलभूत निवासी मिले, चूँकि वो अपने शरीर पे एक रेड ऑकर लगाते थे ताकि जो सूरज की किरणें हैं उनसे उनकी बॉडी बर्न ना करे, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज का वहाँ पे वो पड़ता है। तो उन्होंने उनका नाम रेड इंडियन लग दिया, ये सोचते हुए कि उन्होंने इंडिया की खोज कर दी। इसी से मैं संबंधित एक बात आपको बताना चाहूँगी। चूँकि मेरा जो शोध है वो इंडिजिनस ट्राइब्स पे है, तो जब भी मैं इन लोगों के ट्राइब्स में जाके रही, तो जब उनको पता चला कि एक भारतीय उन पे शोध कर रहा है, जो कि पहली बार हो रहा था, तो वो बोलते थे तुम वो हो जिसको वो शोषित करने निकला था और हम हो गए शोषित, अब हम तुमको शोषण करेंगे। सो वो एक जोक बन गया था कि हमारे पे काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम पे काम करके तुमको धन नहीं मिलेगा, तुम तो मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर पे काम करो। तो मैंने बोला लगता है, फिर वो लोग ये बिलीव करते थे, उनके जो मेडिसिन मैन होते हैं ट्राइब्स में, वो ये बिलीव करते थे किसी दौर में शायद मैं भी कभी इंडिजिनस रही होंगी, और वो कनेक्शन है जो मुझे वापस ले आया। क्योंकि एक बात की मुझे अनुभूति हमेशा रही, चाहे मैं 6 नेशन रिजर्व गई, जब मैं ताओस में एक पबेलो में गई जहाँ पे मैं रही हूँ, मैं जब चिरोकीज़ के साथ रही, मुझे हमेशा लगा कि मैं यहाँ पहले आई हूँ। मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं यहाँ पहले आई हूँ, और मेरा एक नाम दिया गया था जब मैं 6 नेशन रिजर्व में गई थी। तो वहाँ पे जो बीवर्स थे, उनमें से जो मादा बीवर थी वो प्रेग्नेंट थी, और वो कह रहे थे कि आप इनके पास मत जाइए। उसने घर बनाया था लेक पे, क्योंकि एग्रेसिव है, दोनों अभी इस वक्त एग्रेसिव है, क्योंकि उसका किसी दिन भी ड्यू होने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे जाना चाहिए उसके पास, क्योंकि एक उत्सुकता भी थी बीवर को पास से देखने की। तो मुझे एक सेब दिया गया और बोला गया कि आप इतने डिस्टेंस तक जाइए, अगर वो अटैक करती है या करता है तो आप हट जाइएगा। लेकिन मैं पास चलती ही चली गई, वो दोनों मेरे पास है, उन्होंने आराम से बैठ के सेब खाया, और उस दिन के बाद से मेरा नाम रखा गया इंडिजिनस ट्राइब में कि मैं बीवर स्पिरिट हूँ। ये जो आप नाम ले रही हैं, सिक्स नेशन रिजर्व, ये कनाडा में, ये कनाडा का सबसे बड़ा इंडिजिनस रिजर्व है। अच्छा, यहाँ भी आप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से कम 1/3 दिल्ली तो होगा, इतना बड़ा रिजर्व है। और ये इरोकियन ट्राइब के लिए बसाया गया था, जिनको न्यूयॉर्क से हटाया गया था। अच्छा, तो उन लोग को फिर 6 नेशन रिजर्व में डाला गया। उनके बीच आप गई और वहाँ पर आपने जो काम किया। कोलंबस ने खोज लिया और अमेरिगो भी पहुँच गए वहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ? क्या वही हुआ जो हिंदुस्तान के साथ हुआ था कि एक बार रास्ता अगर मिल गया तो फिर उपनिवेश बनाने की जो श्रृंखला है वो शुरू हो जाती है, यूरोप आ जाता है कहीं भी? ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि शुरू में जब ये खोज हुई तो उसके बाद कई शिप्स और गए थे यूरोप से, लेकिन कुछ गायब हो गए, कुछ का पता ही नहीं चला कि उनका क्या हुआ। थोड़ा सा डेट्स के बारे में भी कंफ्यूजन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहले पहुंचा था कि अमेरिगो वेस्पुची पहले पहुंचा था, ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि सबसे पहले स्पेन ने, चूँकि साउथ अमेरिका पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था, वो उपनिवेश बन चुका था, और वहाँ पे सोने और चांदी की खानें उन्हें मिल गई थी। उसके अलावा कई और चीज़ें उन्हें मिली, क्योंकि एज़टेक और इनका सिविलाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फ्लोरिडा के क्षेत्र, यानी क्यूबा से निकलते हुए फ्लोरिडा के क्षेत्र से ये लोग घुसे, और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, स्प्रेड फ्रॉम फ्लोरिडा टू द न्यू मैक्सिको अप टू द कैलिफोर्निया, ये जो क्षेत्र है स्पेन ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। उन्होंने यहाँ पे खोज भी करनी शुरू की कि यहाँ कोई प्राकृतिक संपदा है, बेसिकली हम सोने और चांदी की बात कर रहे हैं, वो उनको नहीं मिला। लेकिन स्पेन ने 3 बातें यहाँ पर की। एक, कोशिश की मिशनरी ज़ील की, यानी ईसाई बनाना यहाँ के जो मूलभूत निवासी हैं। दूसरा, उसने मिलिट्री पोस्ट स्थापित किया। तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने हॉर्सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे पहली बार। इससे पहले यहाँ पे हॉर्सेस नहीं थे, और उन्होंने डिस्कवरी की थी कि यहाँ पे एक नए तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें बाइसन, और बाद में यहीं से बाइसन हंटिंग शुरू होती है, क्योंकि उसको
एक खतरनाक जानवर है जिसको हंटिंग करना आसान नहीं था 15वीं और 16वीं शताब्दियों में। तो वो जो तरीका है वो इंडिजिनस लोगों ने इन्हें सिखाया था। लेकिन इसके बियॉन्ड स्पेन का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको वो नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर खोज रहे करने थे। आए थे। लेकिन उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया, डिमार्केट किया। इसको हम रॉकी माउंटेन्स एरिया आजकल बोलते हैं। और क्योंकि उन्हें मालूम था कि अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी यहाँ पर आएंगी। उसके बाद फ्रांस आया, जिसने मॉन्ट्रियल, जिसे आज आधुनिक समय में मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक बोलते हैं, प्रेरी का रीजन बोलते हैं, इस रीजन में फ्रांस का नियंत्रण हुआ। और बाद में स्पेन से उसने लुजियाना का क्षेत्र भी खींच लिया था। लुजियाना अमेरिका का बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसमें आगे चलकर 15 अमेरिकी राज्य निकलते हैं। हम इतने बड़े क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 15 अमेरिकी राज्य यहाँ से निकलते हैं। और फिर सबसे लेट एंट्री ब्रिटेन की हुई थी। अच्छा, और उसके पास जो आया। बचा वो है जो अटलांटिक क्षेत्र है, उस वो वाला एरिया बचा था, जो कि पहले स्पेन और फ्रांस दोनों एक्सप्लोर कर चुके थे। और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, इंडिजिनस ट्राइब्स के अलावा, मच्छरों के अलावा, मक्खियों के अलावा, घने जंगल थे, बहुत तेज़ गति से बहने वाली नदियाँ थी, और भयंकर इंडिजिनस ट्राइब्स थे जो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटेन ने यहाँ पर अपने उपनिवेशों को स्थापित किया। शुरू में क्या ब्रिटेन के पास पूरा अमेरिका नहीं था, वो फ्रांस के साथ बांट रहा था इसे? नहीं, ब्रिटेन के पास केवल अटलांटिक क्षेत्र का हिस्सा था। और ये वाला क्षेत्र जहाँ पे फ्रांस और स्पेन नहीं थे, यानी जो एपलेशियन माउंटेन के नॉर्थ ईस्ट साइड में थे, अटलांटिक महासागर के समानांतर ये क्षेत्र थे। यहाँ पर उसने 1607 से लगभग अपनी पहली बस्ती बसाई, जिसमें वर्जीनिया और प्लेमाउथ पहले इनके कॉलोनीज थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने कम से कम 11 और बस्तियों की स्थापना की, जिसमें कि मैसाचुसेट्स है, कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, न्यू हैम्पशायर है। और सबसे आखिरी जो इसने बस्ती यहाँ पे स्थापित की थी लगभग 1733 ईस्वी में जॉर्जिया को स्थापित किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हम लोगों की समझ के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो था जो अटलांटिक महासागर के समानांतर थे, जहाँ पे घने जंगल हैं, समुद्र है। तो आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, घने जंगलों में जानवर थे, तो आपको फर मिल सकता था, लकड़ी मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लकड़ी पाई जाती है। और आपको फिशरीज हो सकता था, यानी मत्स्य का आप यहाँ पे कर सकते थे। उसके बाद मिड अटलांटिक थे, जैसे कि हम जिसे नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना को लेते हैं। ये मिड अटलांटिक जो थे, जो महासागर के पास भी नहीं थे लेकिन बहुत दूर भी नहीं थे, जिसमें हम बॉस्टन, मैसाचुसेट्स बॉस्टन को ले सकते हैं, जो आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह बना और बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर बना अमेरिका का। और फिर सदर्न कॉलोनीज थी, जैसे कि हम वर्जीनिया को लेते हैं, जहाँ पे कि आगे चलकर आपको कैश कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पता चलता है। टबैको से शुरुआत होती है, फिर गन्ने तक आती है, चावल पे आता है, और अंत में सफ़ेद सोने की खोज होती है, यानी कपास की। इतना बड़ा अमेरिका है, और ऐसे तो समझ नहीं आता लोगों को अगर नक्शा ना देखें। तो क्या हिंदुस्तान की तरह की स्थिति है कि जैसे यहाँ अगर एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है? क्या अमेरिका एक ही टाइम पर इतना अलग 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 था? हम भारत के साथ इसका तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक महाद्वीपीय देश बना आगे चलकर। इस वक्त तो महाद्वीप है जब मैं बात कर रही हूँ, जब अमेरिकी राष्ट्र की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं भौगोलिक रूप से अमेरिका की, तो आपको यहाँ पे एपलेशियन माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स और जो मिसिसिपी नदी है, वो जोग्राफिकली 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अमेरिका को समझने के लिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं एपलेशियन माउंटेन्स की, उसके अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाते हैं, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने 13 बस्तियों की स्थापना की थी, और जब आप उसके पार चले जाते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा कहलाता है, तब आप मिसिसिपी नदी के क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, जो कि अमेरिका का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। मिसिसिपी नदी का वही महत्व है जो भारत में गंगा का महत्व है, क्योंकि ये लगभग 15 करोड़ लोगों को जीविका प्रदान करती है, जल प्रदान करती है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे खड़ी की गई। तो ये वो क्षेत्र है जिसने अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाया था। जो रॉकी माउंटेन का क्षेत्र है, जो स्पेन के नियंत्रण में था, ये जो रॉकी माउंटेन का हिस्सा है, वो शुरू में तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं हुई, क्योंकि ये जैसे फॉर एग्जांपल आगे चल के मोंटाना राज्य हुआ, कोलोराडो राज्य हुआ, आगे चल के यूटा, न्यू मैक्सिको, टेक्सास। लेकिन अगर आप देखिए कि 1840s में
यहीं पर सोने की खोज हो जाती है, और आगे चल के चांदी की, आगे चल के यूरेनियम की। तो जो चीज़ पहले इम्पोर्टेंट स्पेन के लिए नहीं थी, वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो ग्रेट डेजर्ट है जो कि एरिज़ोना के आसपास का क्षेत्र है, और ग्रेट लेक्स हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े पानी के स्रोत हैं। और ये जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं अमेरिका के, वो अमेरिका को एक महान शक्ति बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो हम बात कर रहे हैं कि भाई वो ग्रेट एम्पायर बना, ताकतवर देश बना, उसके पीछे ये सब भी तत्व शामिल रहते होंगे। अच्छा, अमेरिका में जैसा आप बता रही थी कि वहाँ तो बहुत कबीले थे, हिंदुस्तान में भी कबीले रहे हैं, अमेरिका में भी कबीले ही थे। अब जब वहाँ पर कॉलोनी बनाने के लिए यूरोपियन ताकतें पहुँचनी शुरू हुई, जिनमें फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, तो क्या मैंने ठीक पढ़ा है कि ये सब लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ बस गए, और बेसिकली धीरे 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 वो जो 13 कॉलोनियाँ बता रही हैं, उनमें भी इन्हीं का प्रभुत्व होता चला गया। तो जो मूल अमेरिकी है वो तो पर्वत के बिल्कुल एक तरफ, और ये जो लोग हैं पर्वत के बिल्कुल दूसरी तरफ। इस तरह की स्थिति थी अमेरिका की। शुरू के जो इनकाउंटर्स हैं बिटवीन दी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स और जो मूलभूत निवासी हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता चलता है, लेकिन ये हमें ज़रूर मालूम है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि अगर मूलभूत निवासियों का या कबीलों का सहयोग ना मिलता यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को, तो वो यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते थे। अगर हम केवल ब्रिटिश कॉलोनीज़ की बात करें, जो 13 कॉलोनी इन्होंने बसाई थी, उसमें अगर आप देखिए तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। अगर जाड़ा पड़ता है तो बहुत लंबा और बहुत बर्फीला जाड़ा पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, यहाँ पे ब्लिज़र्ड्स बहुत आते हैं, बर्फीले तूफ़ान बहुत आते हैं। तो इनमें जब ये, और 8 महीने, तो जब आप इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि यूरोप में नहीं थे, इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे, आप कैसे चलोगे। तो जो स्की है, जो हम स्की करते हैं, ये इंडिजिनस लोगों ने इन्हें सिखाया। जब यही बर्फ़ गलती है तो नदियों की धार इतनी तेज़ हो जाती है कि आप उसको नेविगेट नहीं कर सकते हो। तो कैनोई, ये भी इंडिजिनस लोगों की देन थी। आज जैसे हम लॉन टेनिस खेलते हैं, वो लॉन टेनिस ये लोग अपने पाँव में बांध के चलते थे, तो वो जिसको आज हम लॉन टेनिस के रूप में प्रयोग करते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिजिनस ट्राइब्स ने इनको सिखाया कि कैसे यहाँ पर आप रह सकते हैं। और आज आप जो 350 सब्जियाँ और ग्रेन्स आप खा रहे हो, फॉर एग्जांपल शिमला मिर्ची जो आप खा रहे हैं, सीताफल जो आप खा रहे हैं, जो चना खा रहे हैं, ये जो राजमा आप खा रहे हैं, जो सोयाबीन आप खा रहे हैं, ये सब अमेरिका की देन है दुनिया को, और ये इंडिजिनस लोगों की देन है दुनिया को। ये उनकी फसल थी, ये उनकी फसल है। तो जो मैं आपसे कह रहा था, तो बेसिकली ये जो 13 कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर ये ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, स्पेन के लोग यही थे जिन्होंने शुरू में रहना शुरू किया। स्पेन और फ्रांस ने केवल अपने मिलिट्री पोस्ट स्थापित किए थे। अच्छा। और उन्होंने जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखे। उद्देश्य ये था कि यहाँ पे कोई और यूरोपीय राष्ट्र जो है वो प्रवेश ना कर पाए। अच्छा। तो उन्होंने इनको हथियार भी दिए, इनको नए तरह के यूटेंसिल्स दिए, बर्तन दिए, ये सब चीज़ें दी, कपड़े भी दिए, लेकिन उद्देश्य ये नहीं था कि वह उनके साथ कोई भलाई का काम करना चाहते थे। बेसिकली उनको मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करके अगर किसी कारणवश कोई युद्ध हुआ किसी और अन्य यूरोपीय ताकत का, तो ये जो सब ट्राइब्स हैं वो उनको समर्थन टिकने ना देना। ब्रिटेन की समस्या ये थी कि वो जो औपनिवेशिक रेस है उसमें उसकी एंट्री बहुत लेट हुई थी। और तब तक जो दुनिया है काफ़ी कुछ बट चुकी थी। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इन सब शक्तियों के बीच में नीदरलैंड्स, इनफैक्ट स्वीडन भी ब्रिटेन से बहुत पहले ही औपनिवेशिक दौड़ में कूद चुका था। तो ब्रिटेन के लिए बहुत ज़रूरी था कि वह नॉर्थ अमेरिका में अपनी बस्तियों को स्थापित करे और वहाँ पे लोग आके रहें, क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिका को यूज़ करना चाहता था फॉर एक्सपेंशन इनटू साउथ अमेरिका। वो मिलिट्री पोस्ट के रूप में यूज़ कर रहा था, लेकिन बस्ती बसाकर। तो उसने केवल मिलिट्री पोस्ट नहीं स्थापित की, लोग भी भेज दिए। ये एक अंतर आता है। जब लोगों ने रहना शुरू कर दिया, फिर वहाँ परिवार बस गए, बालक बच्चे भी पैदा हो गए, सब वहाँ रोजी रोटी में लग गए, तो वो तो अपना ही देश मानने लगे होंगे अमेरिका को। वर्ड हम देश अभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम 17वीं शताब्दी को देख रहे हैं। तो ये बस्तियां थी। आज हम इसको ब्रिटिश कॉलोनी ज़रूर कह सकते हैं, उपनिवेश कह सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए वो वर्ड बस्ती ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर मैं इस संदर्भ में देना चाहूँगी कि कौन लोग आए थे ब्रिटेन से, क्योंकि शुरू में ब्रिटेन से ही लोग आए। ये वो लोग थे जिनको या तो देश निकाला दिया गया या जिनके लिए अब कोई स्थान नहीं रह गया था ब्रिटेन के अंदर। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एडवेंचरर्स थे, रोमांचकारी लोग थे, जो शायद ये समझते थे कि शायद वो एक नया जीवन यहाँ पे शुरू कर पाएँ। तो जो लोग नहीं, जिनकी जो जैसे प्यूरिटन्स एंड क्वैकर्स, क्योंकि ये वो समय है जब हम 17वीं शताब्दी का देखते हैं, जब प्रोटेस्टेंट जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो शुरू हो चुका था, और हेनरी द 8th ब्रिटेन का शासक था और वो पोप के खिलाफ हो गया था, क्योंकि उसके हर एक डाइवोर्स को पोप मान्यता नहीं दे रहा था। तो उसके बाद जो उसने जो चर्च शुरू किया, एंजेलिकन चर्च जो उसने शुरू किया, उसका विरोध अन्य जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है ब्रिटेन में उन्होंने करना शुरू किया, जिनको प्यूरिटन्स और क्वैकर्स कहा जाता था। और बाद में इनको देश निकाला दिया गया, क्योंकि ये लोग हेनरी द 8th के जो चर्च है उसको समर्थन नहीं दे रहे थे, चर्च के समर्थन में नहीं थे। इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम इस पृष्ठभूमि में ब्रिटिश बस्तियों का विकास देखते हैं, तो हमें लगता है कि सबसे पहले जो इनके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसी बस्ती बसाई जाए जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता हो। यहीं से शुरुआत होती है धार्मिक स्वतंत्रता की। धर्म इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको उस बंधन में वो नहीं रखना चाहते थे। और धार्मिक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब आपके पास राजनीतिक स्वतंत्रता हो, और वो जो दोनों जब मिलते हैं तो उसके लिए आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इन बस्तियों का विकास देखते हैं, हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों ने बसाए जो कि धार्मिक स्वतंत्रता दे रहे थे, जिनके लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं रखा कि आप किस तरह की सरकार यहाँ पे स्थापित करें, क्योंकि बस्तियों को कैसे बसाया जाएगा, कौन उन पे शासन करेगा। उन्होंने खुली छूट दी कि आपको जो करना है आप अपने हिसाब से कीजिए, और उन्होंने बसाया भी। और जब उनको लगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब मिलेगी जब उनको इन कॉलोनीज़ को इकोनॉमिकली वाइबल कॉलोनीज़ बनाना पड़ेगा, और वो चीज़ भी उन्होंने मूलभूत निवासियों से सीखी। अच्छा, जैसे कि पेड़ को कैसे काटा जाता है, क्योंकि इतने ऊंचे पेड़ थे, उनको कैसे आप काटेंगे। तो पेड़ को काटना, फिर उसको अन्य चीज़ों में परिवर्तित करना, यानी जो आप फिर बाज़ार में बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे मूलभूत निवासियों से ही सीखी थी। तो ये बेसिकली जो अंग्रेजी मूल के लोग थे, इन्होंने वहाँ जाके कॉलोनियाँ बसा ली, और इन पर ब्रिटेन का ऐसा कोई सीधा शासन नहीं था जैसा हम हिंदुस्तान में देखते हैं, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत कमज़ोर शक्ति थी। अच्छा। और उसको यहाँ पे वो कुछ भी नहीं मिला जो कि जिसकी चाह थी उसे, यानी सोने और चांदी की, प्रेशियस मेटल्स की। और अभी बहुत लंबे समय तक अगर हम देखें, 603 से लेकर लगभग 1680s तक अमेरिका, जो ब्रिटेन है, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसकी अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स थी, ब्रिटेन की अंदरूनी प्रॉब्लम्स वो झेल रहा था। ग्लोरियस रिवोल्यूशन जब होता है ब्रिटेन में, तब जाके वो धीरे धीरे अमेरिकी कॉलोनीज़ की तरफ अपना ध्यान भी रखना शुरू करता है। लेकिन ये ज़्यादातर जो हम ब्रिटिश प्रतिबंधों की बात करते हैं, जो अंततः अमेरिकी क्रांति का कारण बनी, वो जो पृष्ठभूमि है वो 18वीं शताब्दी में ही बननी शुरू हुई। इसी पे आ रहा हूँ अब मैं। तो मेरे ख्याल में तो सब कुछ अच्छा ही था अमेरिका में उस दौरान में, मतलब जिसे अपना जीवन बढ़िया से बिताना हो, मुक्त होकर राजा के काबू से बाहर जाके, तो अमेरिका जाए, अपना काम धंधा करे, नई जीवन अपना बिताए, चलाए जैसे उसे चलाना है। लेकिन फिर क्या हुआ क्या कि उन लोगों में इतना गुस्सा आ गया कि जिस देश से वो कभी आए थे उस देश की सेना के खिलाफ ही खड़े हो गए। हुआ क्या? जब हम अमेरिकी क्रांति को समझने की कोशिश करते हैं, चूँकि दौर बहुत लंबा था, आप 17वीं शताब्दी में उसको बसाना शुरू करते हो और 18वीं शताब्दी में 1776 में जाके ये क्रांति शुरू होती है, तो एक बहुत लंबा समय है उपनिवेशों की स्थापना और क्रांति के बीच में। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक वो हिस्सा जिसको हम मर्केंटलिज्म बोलते हैं, जो कि 1600 ईस्वी से शुरू होता है और 1763 तक चलता है, जिसमें कि ब्रिटेन जो है उपनिवेशों की स्थापना कर रहा है, लेकिन उसे नेग्लेक्ट भी कर रहा है, यू नो, क्योंकि उसके पास धन नहीं है, राजनीतिक शायद इच्छा शक्ति भी नहीं थी, और उसको यहाँ पे वो मिल भी नहीं रहा था जिसकी वो उसे तलाश थी। तो कोई मेहनत स्पेन करने का कमज़ोर फायदा भी नहीं हो रहा था, स्पेन कमज़ोर नहीं हो रहा था, फ्रांस भी उससे ताकतवर था। तो ब्रिटेन को लगा कि इस वक्त उसको अपनी आर्थिक शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी, फिर उसकी सैन्य शक्ति मजबूत होगी, फिर वो उपनिवेशों को खासतौर से एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में स्थापित कर पाएगा। इसके बीच में वो केवल एक काम करता है, वो नेविगेशन एक्ट्स लगाता है।
नौ परिवहन एक्ट जिसे हम बोलते हैं, जो कि 1650 से वो लगाना शुरू करता है, लेकिन 5 एक्ट वो लागू करता है, लेकिन वो एक्ट किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उसमें मुख्य ये था कि जितने भी कमर्शियल विकास हो रहा है कॉलोनीज़ का, वो ब्रिटिश नियंत्रण में हो। यहाँ से रॉ मटेरियल निकल जाए, यानी आपका फर निकल जाए, आपका टबैको निकल जाए, और वो यूरोप में जाके वो बेच सके। तो वो मर्केंटाइल कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी या नेवल शक्ति नहीं थी कि वो एक्चुअली कंट्रोल कर पाए। आप नियम को लागू कर देते, लेकिन अमेरिकी मानते नहीं थे। दूसरी प्रॉब्लम उनको ये फेस करनी पड़ रही थी कि जिन लोगों ने ये बस्तियां बसाई वो ब्रिटिश थे। हाँ। तो उनको अपनी सरकार के बारे में और ये जो जोग्राफिकल भौगोलिक दूरी है उसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान सारा था, पता था। और ब्रिटेन को इतना अच्छा ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाया नियमों को उल्लंघन करने के लिए, जिसमें कि वो लोग ट्रायंगुलर ट्रेड भी करते थे और जहाज़ों को दूसरे, और जहाज़ ये बहुत अच्छे बना लेते थे क्योंकि लकड़ी बहुत अच्छी मिलती थी अमेरिका में, क्योंकि वन क्षेत्र बहुत है। तो एक तरह से अपने ही देश से कंपटीशन हो गया उनका शुरू, और उसी के नियम का उल्लंघन करने लगे। उसके बाद जो 1757 से 1763 के बीच में एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होती हैं, फ्रांस की पराजय होती है, और फ्रांस का जो स्थान है यूरोप में वो अब इंग्लैंड ले लेता है। जी। अब इंग्लैंड जो है एक ताकतवर शक्ति बन गया है, और उसका अब एक ही प्रतिद्वंदी रह गया है, स्पेन। अच्छा। यहाँ से बदलाव शुरू होता है, और इसके बाद जब इसके पास पैसा आता है, और जो इसने लंबा युद्ध लड़ा, 7 सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको कहा जाता है, 7 years वॉर, इसमें बहुत धन जो है ब्रिटेन ने लगाया था। अब वो चाहता था, चूँकि इसका एक हिस्सा युद्ध का ना केवल यूरोप में लड़ा गया बल्कि अमेरिका में भी लड़ा गया था। तो ब्रिटेन का ये प्रयत्न था कि इस युद्ध में उसने जितना पैसा खर्च किया है उसका हर्जाना वो अब अमेरिकी उपनिवेश दे। जो मैंने पढ़ा वो ये है कि जो एपेलेशियन वो है माउंटेन है, उसकी एक तरफ ये सारे ब्रिटिश कॉलोनी थी, आराम से रह रहे थे सब मज़े में, और दूसरी तरफ जो थे वहाँ के मूल निवासी रहते थे अमेरिका के, जहाँ पर फ्रांस भी था। तो जब फ्रांस वहाँ से चला गया और अब इन मूल निवासियों को पहली बार अंग्रेज़ों के साथ रहना था, ब्रिटिशर्स को देखा, तो फिर कुछ बातें हुई कि भाई आप लोग थोड़ा बाहर की तरफ रहो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब। तो ब्रिटिश सरकार ने बात मान भी ली उनकी, जिससे वहाँ रहने वाले जो ब्रिटिश कॉलोनी के लोग थे उनको नाराज़गी हो गई कि फिर ये तुमने युद्ध लड़ा ही क्यों था, जब हम उधर जा ही नहीं सकते, उनके संसाधनों का उपयोग कर ही नहीं सकते, मूल निवासियों से दूरी बनाए रखनी थी, तो ये तो वैसे भी पहले ही ऐसा था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम 1763 का पीरियड देखते हैं तो आप लगा लीजिए 1607 में पहला उपनिवेश बना और 1763, तो अगर आप 150 साल भी लेके चलिए, इन 150 सालों में ये जो 13 बस्तियां हैं धीरे धीरे विकसित हुई, उन्होंने संघर्ष किया और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग मारे भी गए। इसमें उन्होंने एक नई तरह की श्रम व्यवस्था की भी शुरुआत की। पहले उन्होंने वहाँ के मूलभूत निवासियों को दास के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की, वो असफल रहे, क्योंकि मूलभूत कबीलों में पुरुष जो है काम नहीं करता है, वो युद्ध लड़ता है। अच्छा। खेतों में औरतें काम करती थी अमेरिकी कबीलों में, ये व्यवस्था ब्रिटिश लोगों को ये बात नहीं मालूम थी। उन्होंने पुरुषों से काम करवाने की कोशिश की, जो कि वहाँ की परंपरा नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि चूंकि वो काम नहीं करना जानते थे, वो भाग जाते थे, और वो भाग के कहाँ जाएंगे ये किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम कि न्यूयॉर्क कॉलोनी के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है। तो जो भी एक बार भागा वो वापस पकड़ के आप उसको कभी नहीं ला सकते थे। उसके बाद उन्होंने एक इंडेंचर्ड सर्वेंट सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं ब्रिटेन के उनको लाया जाने लगा। उनकी जो यात्रा का खर्च है वो अमेरिका के ये उपनिवेश के लोग हैं वो उठाते थे, और फिर उनको श्रम के रूप में लगाया गया ना। ये इस तरह की श्रमिक व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की अमेरिका की बात करते हैं। लैंड है लेकिन लैंड पे काम करने वाले लोग नहीं उनके पास। तो एक श्रमिक व्यवस्था, लेकिन बाद में उन्होंने जब ये भी व्यवस्था फेल हुई, क्योंकि जब तक आप इंडेंचर्ड सर्वेंट सिस्टम का विकास देखते हैं अमेरिकी उपनिवेशों में, तब तक ब्रिटेन में एक परिवर्तन आ जाता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद ब्रिटिश लोगों को आने की जरूरत नहीं है अमेरिका, फिर उन्हें अपने ही काम मिल गया, उन्हें अपने काम तो अमेरिका जाके क्यों नौकरी करूंगा भाई मैं। तब अमेरिकियों के सामने ये समस्या है कि भाई अब क्या होगा, नौकर कहाँ चला है, मजदूर कहाँ चला है। तो फिर वहाँ के जो 1619 में जो रिकॉर्डेड है हिस्टोरिकली कि जेम्स टाउन में पहला जो वर्जीनिया में था, उसमें पहला शिप आया था जिसमें अफ्रीकी लोग लाए गए थे। शुरू में इनको इंडेंचर्ड सर्वेंट के रूप में लाया गया, और बाद में ये हुआ कि इनको दासों के रूप में परिवर्तित किया, यहाँ से गुलामी कर दी। और जहाँ से आप गुलामी शुरू करते उसी समय कपास
और इंडिगो यानी नील की भी नील की खोज हो जाती है कि यहाँ पे ये भी उगता है। और उसी के साथ जो है जो सारा का सारा अटेंशन जो इंडिया पर था, हाँ, अब वो अमेरिका की तरफ आ जाता है। अचानक ये जो साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, ये जो उपनिवेश हैं वो अचानक समृद्धि की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल एक परिवर्तन होता है और ब्रिटेन इस परिवर्तन को देख रहा है और अब वह इन उपनिवेशों को अपने साम्राज्यवादी नियंत्रण में लाना चाहता है। और फिर यहीं से असंतोष शुरू हो गया। यहीं से असंतोष, क्योंकि 150 साल बीत चुके हैं। इन्होंने अपनी एक अलग शिक्षा प्रणाली का विकास कर लिया था। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का विकास हो चुका था। यूनिवर्सिटीज़ में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का विकास हो रहा था। उनको रूसो की थ्योरी के बारे में मालूम था, जॉन लॉक की थ्योरी के बारे में मालूम था, उनको थॉमस पेन के बारे में मालूम था। ये एक मॉडर्न समाज था। हाँ, मतलब वही अंग्रेजों के बच्चे, एक पूरी पीढ़ी बदल चुकी थी। वो भी अब अंग्रेजों के बच्चे नहीं थे, अंग्रेजों के बच्चे रहे नहीं। अब दूसरे यूरोपीय देशों से लोग आ रहे थे। हाँ। और उनको ब्रिटेन से कुछ लेना देना नहीं था। हाँ। यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यहाँ से लोग अब आ रहे थे। मतलब वो कोई अपनापन महसूस लंदन से करते ही नहीं थे। और जो ब्रिटेन के मूलभूत लोग भी जो आए थे, अब उनकी तीसरी चौथी जनरेशन थी और उनको अब ब्रिटेन से कुछ लेना देना नहीं था। तो ये जो 1763 के बाद का अमेरिकी उपनिवेश है वो अमेरिकी निवासियों का उपनिवेश था। तो 1763 वो साल है जिसके बाद ये अमेरिका एकदम बदल रहा है। अब ये उन लोगों का अमेरिका है जो 150 साल पहले यहाँ आए। ये उनके बच्चों का अमेरिका है। एजुकेशन सिस्टम, कमाई धमाई के तरीके, रहना सहना सब अलग हो चुका है। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कभी हमारे घर वाले जो हैं ब्रिटेन से आए थे तो हमें ब्रिटेन की तरफ श्रद्धा से देखना चाहिए, उसके राजा को अपना राजा मान के चलें। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी उपनिवेश में शासक नहीं था। हाँ, वहाँ कोई था ही नहीं। वो वो राजतंत्र था ही नहीं। वो अपने हिसाब से चला रहे थे। अब वो अपने विधानसभाओं से चलाते थे, जिसको हम असेंबलीज बोलते थे, सभाएं थी। और एक गवर्नर होता था जो कि ब्रिटेन द्वारा मनोनीत होता था। गवर्नर के नीचे एक काउंसिल होती थी। काउंसिल के 2 सदन होते थे, ऊपरी सदन, निचला सदन। उसके नीचे आर्मी होती थी। तो अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसमें राजतंत्र का कोई रोल ही नहीं था। तो जिस ढंग से इन उपनिवेशों का राजनीतिक विकास हुआ, आर्थिक विकास तो ऑलरेडी अलग हो गया है। जो जनता है, जो समाज है, वो भी अलग हो चुका है और राजनीतिक व्यवस्था भी अलग थी। तो इनके लिए कोई औचित्य नहीं था कि वो ब्रिटेन के साथ संबंध बना के रखें। मतलब भारत से कम 125 साल पहले ये हो चुका था। अमेरिका में सिस्टम बनना शुरू हो गया था कि राज आनी चाहिए। एक आधुनिक विश्व का और एक आधुनिक मानव का, दोनों का विकास हो रहा था। इसलिए उनका ये जो दावा है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, ये ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं और वो अगर आप तिथि के हिसाब से चलिए तो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे। तो ये तो मैं समझ गया कि चलिए अब वहाँ जो चौथी पांचवी पीढ़ी है अंग्रेज़ों की जो अब अमेरिकी हो गई है, वो ब्रिटेन को श्रद्धा से नहीं देख रही है और उनके मन में अब कोई तार नहीं है ब्रिटेन से जुड़े हुए। लेकिन फिर वो सब कब शुरू हुआ, जो वायलेंस शुरू हुआ कि अब इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना शुरू करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि पहले 1763 से पहले नेविगेशन एक्ट्स लगे, फिर एक आयरन एक्ट आया, हैट एक्ट आया और मोलेसेस एक्ट आया। इसका इम्पैक्ट ना केवल इंडस्ट्रीज़ पे पड़ रहा था। यानी हैट तो टोपी एक्ट है, बहुत ज़्यादा कितने लोग रहे होंगे जो टोपी इंडस्ट्री से संलग्न थे। तो एक एलीट क्लास जो थी अमेरिकन कॉलोनी से, उन पे प्रभावित हुई। लेकिन जब हम 1763 के बाद का पीरियड देखते हैं तो हमें देखने को पहले शुगर एक्ट आया, जिसमें कि कुछ आइटम्स को उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इन आइटम्स को अमेरिका पहुंचने से पहले वो ब्रिटिश पोर्ट पे आएंगे, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, फिर ये अमेरिका कहीं इसको ट्रेड कर सकता है। अच्छा, ये था। जो माल अमेरिका पहुंचेगा, हाँ, पहले वो वाया ब्रिटेन होते हुए निकलेगा, उस पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगाएंगे और फिर तुम खरीदोगे। हाँ, यानी तुम जाके फिर उसको ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में बेचो या फ्रांस बेचो, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन वो टैक्स लग चुका होता है। इंटेंशन क्या था कि ब्रिटेन को ये काम करने दो, अमेरिकी अपने व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र रूप से ना करें। शुगर एक्ट का जो प्रभाव है वो एक अमीर तबके पर पड़ा, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन चूंकि अमीर तबके पर पड़ रहा है तो वो विरोध हो रहा है, एलिट्स में गुस्सा बढ़ रहा है। नेचुरली उनके इकोनॉमिक आप वो कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो। तो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो चुका है इन कॉलोनीज में। उनके कैपिटल प्रॉफिट पे अगर कोई क्षति हो रही है तो नेचुरली देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट। उसके बाद उन्होंने करेंसी एक्ट पारित किया कि भाई यहाँ पे जो है ब्रिटिश करेंसी ही चलेगी, और पेपर करेंसी थी जिसका एक
एक लिमिटेड समय तक उसका चालान होता था। अगर उसमें लिमिटेड समय पे आपने इसको नहीं चलाया तो वो इनवैलिड हो जाती थी। अच्छा, रख नहीं सकते अब ऐसे हाँ, ही। फिर एक डिक्लेरेटरी एक्ट हुआ। तो इन सब एक्ट से लेकर जो हम चलना शुरू करते हैं, स्टैम्प एक्ट है ना, स्टैम्प एक्ट के बाद टाउनशेंड एक्ट, फिर बॉस्टन टी एक्ट, फिर बहुत सारे इंटॉलरेबल अखबार एक्ट। निकालना, उसके कागज पे भी टैक्स लगा तो दिया सब। अगर आप धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए, जब आप शुगर एक्ट से निकलते हैं और स्टैम्प एक्ट तक पहुंचते हैं तो मिडिल क्लास पे इम्पैक्ट पड़ता है। यानी जो अमेरिका का प्रोफेशनल क्लासेस थे उन पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। जब आप टाउनशेंड एक्ट तक आते हैं तो जो साउथ में प्लांटर क्लास था, जो दास श्रम द्वारा कपास का वो उत्पादन कर रहा था और उसका ट्रेड कर रहा था, उस पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। तो रिवॉल्यूशन कहाँ शुरू होता है? पहले इलीट क्लास विरोध करता है, फिर मिडिल क्लास विरोध करना शुरू करता है और फिर सभी लोग विरोध करना शुरू करते हैं। सभी को टैक्स भरना पड़ रहा है। और इन सब के बीच में ये जो आदान प्रदान है विचारों का कि भैया ब्रिटेन जो है बहुत कुछ, ब्रिटेन ये कर रहा है कि देखो तुम हमारी कॉलोनी हो, अमेरिका ये बोल रहा है लेकिन हम तो तुम ही है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका अपने आप को कुछ और समझ रहा है और ब्रिटेन इसको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटेन तो ये कह रहा है कि तुम हमारी कॉलोनी हो और इसलिए तुम्हें हमें टैक्स देना चाहिए, हम व्यवस्था बना रहे हैं, वहाँ पे सेनाएं भेज रहे हैं। और अमेरिका के जो बच्चे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये एलीट क्लास क्या वो ये बोल रहे हैं कि हम तो जब डेमोक्रेसी होती है या लोकतांत्रिक जब सरकारें होती है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि देयर कैन नॉट बी टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जी। तो जब हमारा प्रतिनिधित्व है नहीं, तुम हम पे टैक्सेशन कैसे लागू कर रहे हो? जब तुम्हारी लंदन की पार्लियामेंट में हमारा कोई आदमी नहीं बैठा है, हाँ। तो तुम अकेले तय कर लो और हम तुम्हें टैक्स दे दें, ये कौन सा इंसाफ है? मतलब हमारी अपनी असेंबलीज हैं, वो अगर हम पे टैक्स लगाती है तो हम मानेंगे। अच्छा। तो वो और ये एक बड़ा आधुनिक सिद्धांत है जो वो ब्रिटेन पे थोप रहे हैं। वो उनको मालूम है कि ब्रिटेन क्या चाहता है, कि हम अपने आप को मान ले कि हम औपनिवेशिक उसमें नियंत्रण में। वो बोलते हैं हम नहीं मानेंगे इस बात को। और इसी बीच जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1763 में वो एक उद्घोषणा करता है ब्रिटेन कि एपेलेशन माउंटेन के पार अब नई बस्तियां नहीं बसेंगी, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे कि जो इंडिजिनस ट्राइब्स है उनके साथ फिर युद्ध शुरू होगा, फिर ब्रिटेन को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। और सेटलर्स ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर उन्हें आगे चलकर अपने आप को और समृद्ध बनाना है तो उन्हें एपेलेशन माउंटेन्स के पार जाना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, उनकी ज़मीनें हथियानी ही पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी, उनके संसाधन यूज़ करने पड़ेंगे। और ये ब्रिटेन कौन होता में रोकने वाला ये सब करने से? और ब्रिटेन इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे कोई खास मोहब्बत तो थी नहीं मूल निवासियों से, लेकिन वो पंगे नहीं चाहता था। वो अपनी सेनाओं को लड़ने नहीं भेजना चाहता था कि भाई अब युद्ध विराम करो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें कई लोग इस पॉइंट को मिस आउट कर जाते हैं। 1754 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एल्बनी कांग्रेस बुलाई थी, जिसमें कि सारे जो बस्तियां हैं उनको बुलाया गया था। अच्छा, 13 कॉलोनीज को बुलाया गया था। उसमें उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन अपना जो स्पष्टीकरण वो करना चाहता था कि देखो हम आपको इसलिए नहीं अलाउड कर रहे हैं एपेलेशन माउंटेन्स के पार जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गहन युद्ध है, इतनी सारी ट्राइब्स हैं, इनसे युद्ध कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। ब्रिटिश बस्तियाँ इसको रिजेक्ट कर देती हैं। वो एक प्रपोजल ये ज़रूर देते हैं कि अगर हमारी सेना और आप अपनी सेना देंगे तो हम एपेलेशन माउंटेन्स के बाहर आपको जाने भी देंगे। तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। वो बोलते हैं कि एक तरफ तुम बोलते हो कि हम तुम्हारे उपनिवेश हैं, फिर दूसरी तरफ बोलते हो कि हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो बोलते हैं दो कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं। लेकिन इस एल्बनी कांग्रेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार 13 बस्तियां एक साथ आई थी। और यही वर्ड जो कांग्रेस है 1776 के बाद जब उन्होंने अपने नए संविधान की स्थापना की थी तो उन्होंने वर्ड पार्लियामेंट नहीं यूज़ किया, कांग्रेस यूज़ किया था। तो जो आगे चलकर अमेरिका स्वतंत्र हुआ और जो राजनीतिक संरचना उन्होंने कायम की, वो काफ़ी कुछ शुरुआत उसकी न केवल अमेरिकी उपनिवेशों में हो चुकी थी बल्कि एल्बनी कांग्रेस में भी। अनजाने में ब्रिटेन ने उन्हें एक कर दिया 13 को बुलाया और तब शायद उन 13 ने आपस में दूसरे देखा होगा कि हम तो यार अगर एक हो जाएं तो फिर कुछ कर तो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा अमेरिकी 13 बस्तियों को एक विचारधारा में लाने का जो कार्य है वो प्रिंट मीडिया ने किया था। अमेरिकी बस्तियों में न्यूज़पेपर्स 1763 के बाद बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, जैसे बॉस्टन न्यूज़ लेटर है और उसने वो कई बस्तियों में जाता था, छप के जाता था और वहीं से क्रांतिकारी आइडियाज़ का जो है आदान प्रदान बस्तियों के बीच में हुआ। तो आप एक ऐसे बस्तियों को देख रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे तथ्यों को देकर
राजनीतिक जो विज्ञान के जो नए सिद्धांत हो रहे थे, जैसे कि जॉन लॉक की थ्योरी नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, वो उसको कोट कर रहे थे कि इफ ए मैन इज बॉर्न फ्री। सो इस ढंग से जब आप देखते हैं तो एक बौद्धिक क्रांति भी अमेरिका ने शुरू की थी। सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे वो लोग, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो लगातार, जब मैं पढ़ रहा था इससे, एक से एक चिंतक विचारक है, वो बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं, वो लंदन से भी पढ़ के आ रहे हैं, और वो वहाँ पर अपनी अपनी तरह की थियरीज दे रहे हैं। वो बता रहे हैं हमें क्यों आज़ाद होना चाहिए, इसके बाद क्या सिस्टम बनना चाहिए, और आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो वो एक ही समय पर अमेरिका पैसे वाला भी होता जा रहा है, और एक ही समय पर वो विचारों की प्रयोगशाला भी बनता जा रहा है। वो ठीक एक ही वक्त है जब ये चल रहा है। तो अमेरिका यानी एक नए समाज का विकास कर चुका था, और वो जो समाज है वो यूरोप से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और मोर इम्पोर्टेंटली सामाजिक रूप से भी, क्योंकि ये नया समाज था जिसका समानांतर आपको यूरोप में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी अमेरिकी उपनिवेश है, चाहे उसमें जर्मनी से लोग आए हों या कहीं किसी भी यूरोपीय राष्ट्र से आए हों, कुछ समय बाद वो एक ही भाषा बोलते थे, वो अंग्रेज़ी भाषा है। तो अगर आप भाषा के हिसाब से अगर राष्ट्रवाद को देखेंगे तो उसकी शुरुआत भी यहीं पर हो चुकी थी, जब सब अमेरिका बोलते थे, सब अंग्रेज़ी बोलते थे। तो कब पता चला फिर अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स को कि अब समय आ गया है जब देश को आज़ाद हो जाना चाहिए? बॉस्टन चाय पार्टी, बॉस्टन चाय पार्टी के बाद जब लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें $10,000 का जुर्माना लगाया था, जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से आई थी शायद। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे यहाँ से गई थी। हमारे यहाँ से इंडिया की चाय वहाँ पहुँची थी। हाँ। और तब तक इन लोगों को आदत हो चुकी थी चाय पीने की, तो उसको गिराया गया। वो एक बहुत बड़ा एपिसोड माना जाता है, कहते हैं कि चिंगारी वहीं से लगी थी। उसके बाद ब्रिटेन ने इन पे कई सारे इनटॉलरेबल एक्ट्स लगाए थे, जिसमें कि आप एप्लेशियन माउंटेन के पार नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों पे की थी जिसका इन्होंने विरोध किया। तो दो कांग्रेस इन्होंने बुलाई थी, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। दोनों में अंतर यह था कि फर्स्ट में उन्होंने पिटिशन किया ब्रिटिश सरकार को कि हमारे याचना की कि हमें पैसे ये कर हटाया जाए और हमारी बात सुनी जाए, जिसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने आप को अलग कर देने की घोषणा कर दी। अब आप पीरियड देखिए 1776, और आप राजनीतिज्ञों का एक समूह लेकर आ रहे हैं जो कि अपने अपने बस्तियों में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, जैसे थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन एडम्स, ये आगे चल के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और ये लोग मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की उद्घोषणा भी कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, और उसमें उन राजनीतिक विचारधाराओं को शामिल कर रहे हैं जो कि यूरोप में पैदा हुआ था लेकिन अमेरिका पे लागू हुआ। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हिंदुस्तान में रहते तो हैं, वोट भी करते हैं, हमें पता है हमारे पास एक संविधान भी है, हमें कभी परवाह भी नहीं होती मुझे उठा के पढ़े, लेकिन अगर वाकई हम एक जागरूक नागरिक हैं तो हमें कभी, मैं मतलब ऐसे भी कह रहा हूँ जिन लोगों की दिलचस्पी है वो ये पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे, कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना चाहिए, उठा के देखना चाहिए। 1776 में आया, इतने साल पहले। वो जो बातें कह रहा है वो हर देश, हर सोसाइटी पर लागू है, और अभी भी वो वहाँ पर रखा है। मैं कल परसों में उसकी तस्वीरें भी देख रहा था कि किसी को अगर कोई थोड़ा बहुत भी मतलब वाकई इंसान है, नागरिक है, उसे पढ़ के रोंगटे खड़े होने चाहिए कि क्या कमाल की घटना थी वो। अगर आप 1776 को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारा औपनिवेशिकरण हो रहा था, और अमेरिका आज़ाद हो रहा था, आज़ाद विचारधाराओं के साथ आज़ाद। और इसकी जो आज़ादी है ना केवल सतह पे लड़ी गई, युद्ध में लड़ी गई, बौद्धिक रूप से भी लड़ी गई। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आज ये एक बौद्धिक विषय हो सकता है कि वो क्रांति थी या नहीं, क्योंकि अगर हम मूलभूत निवासियों के परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर हम दासों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनके लिए क्रांति तो नहीं थी। लेकिन जब आप विश्व के धरातल पे अमेरिकी क्रांति को देखते हैं तो वाकई में वो एक क्रांति थी जी। और इसी के बाद हुआ कि जब इस कांग्रेस ने तय किया कि जॉर्ज वॉशिंगटन उनके सेनापति होंगे, एक सेना बना ली जाए अब, और अब जो छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, अब फाइनली एक युद्ध हो ही जाए और इन्हें बाहर निकाला जाए अब अंग्रेज़ों को। 1775 में एक्चुअली युद्ध शुरू हो चुका था जी।
और ये 1783 तक चलता है और जॉर्ज वॉशिंगटन को इसका कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इस युद्ध की एक बड़ी इंटरेस्टिंग विशेषता ये है कि स्पेन और फ्रांस ने अमेरिका को समर्थन दिया था। उनके अपने अपने औपनिवेशिक कारण थे, क्योंकि दोनों ही ब्रिटेन से चिढ़ते थे। एक नई शक्ति के रूप में देख रहे थे और उनको लग रहा हाँ। था कि अगर यहाँ पर हम अमेरिकियों को अगर समर्थन दे दें तो ब्रिटेन की हार होगी, और अगर अमेरिका स्वतंत्र भी हो जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाँ। उन्हें मालूम था कि उनके बराबर की शक्ति तो ये बन नहीं सकता है। सही बात है। सो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वह अमेरिका को स्वतंत्र करके एक महान शक्ति के रूप में बना दे, लेकिन उस वक्त उनका बड़ा संकुचित नजरिया था। हाँ, कि चलो एम्बेरस हो जाएगा ब्रिटेन। हाँ, और ऐसा कर हाँ, लेते हैं। लेकिन उसका फायदा अमेरिकियों ने पूरा उठाया, इसमें कोई अरे शक नहीं बहुत है। कमाल की कहानी। वाला हम तो शॉर्ट में कह रहे हैं कि मैं इन लोगों से बात भी कर रहा था सुबह, मानव से भी और मनोज से भी, कि जो भेजा जा रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, मेरे ख्याल से वैज्ञानिक जिनको हमने सिलेबस में पढ़ा, उन्हें राजदूत बना के फ्रांस में भेजा जा रहा है। उनकी उम्र हो चुकी है, फ्रांस के लोग उनका स्वागत करते हैं, वो वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं, और वहाँ की महिलाएं उनको देख रही हैं, बहुत उन्हें क्यूट जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि बूढ़े हैं लेकिन विद्वान हैं, बहुत पुरुष मिलने आ रहे हैं। और बेंजामिन बहुत शो ऑफ भी नहीं करते हैं, वो अपने उसी रूप में गए हैं जो ठेठ अमरीकी रूप है। एक गरीब देश है, बहुत अमीर भी नहीं है, लेकिन वहाँ जाके वो बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए, हमें आज़ाद करा लीजिए। और फ्रांस बात सुनता तो है, लेकिन कहता है कि मतलब लड़ने भेजें किसी को अपने यहाँ से, ये थोड़ा सा मुश्किल है, कि पता नहीं आप जीत पाओगे नहीं। लेकिन कैसे वो मनाते हैं फ्रांस को, और फ्रांसीसी नेवी जा रही है लड़ने। उधर जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कभी अंग्रेज़ों की सेना में थे और अंग्रेज़ों के भक्त थे और चाहते थे कि उनको पक्का कमीशन मिल जाए सेना में, अब वो खिलाफ हो चुके हैं अंग्रेज़ों के, और अमेरिकी सेना बना रहे हैं एक जो बहुत गरीब है, गांव देहात के लोग हैं। लेकिन इसी में जॉर्ज वॉशिंगटन का वो रूप भी दिखता है कि जब काले लोगों को मना कर देते हैं सेना में भर्ती करने से, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उन्होंने कालों को गुलाम के तौर पे देखा होता है। जब हम अमेरिका का राइज देखते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में, क्योंकि 13 उपनिवेश मिलकर एक राष्ट्र की स्थापना करें, तभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। नस्लवाद की कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिसकी नींव नस्लवाद पर आधारित थी, लेकिन फिर भी ये एक क्रांति और एक नए राष्ट्र की शुरुआत करता है, क्योंकि विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश, विश्व का पहला देश जो उदारवादी विचारधाराओं पर आधारित है, और विश्व का ऐसा पहला देश जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघीय संविधान का भी निर्माण करता है, ऑल्दो आगे चलकर उस संविधान को खारिज कर दिया जाता है। तो सरकार के सीमाओं को, शक्तियों को सीमित करने का भी प्रयास होता है। तो वास्तव में ये एक लोकतांत्रिक देश था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें विरोधाभास बहुत है। और एक चैप्टर और है जो एक तस्वीर है जिसमें ये दिखाई देता है कि जब ये युद्ध खत्म हुआ, जब अंग्रेज चले गए, और कौन गया, मैंने नाम पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान को हराया। तो वो वहाँ से बेइज्जत होकर निकल रहे हैं अमेरिका से। और जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने कमाल की जीत हासिल की है एक ऐसी सेना से जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, वो वापस लौट रहे हैं कांग्रेस में अपनी, और संसद वहाँ की एक तरह से, और वो अपना ओहदा लौटा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने काम लिया था, आप ही ने दिया था, मुझे अफसर बनाया था, मेरा काम खत्म हो गया और अब आप इसे वापस ले लीजिए। जबकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उनके पास ये मौका था कि वो राजा बन जाते, क्योंकि उनको ऑफर मिला था कि आप राजा बन जाइए अमेरिका के। ये भी था कि वो चाहते तो जूलियस सीजर की तरह तानाशाह हो जाते, लेकिन उनके दिमाग में ये सारे फिगर्स ऑलरेडी थे, और वो चाहते थे कि अमेरिका, जो अब प्रयोगशाला है उन सब लोगों के लिए, ये वाकई एक लोकतंत्र बने। और ये शायद तब बनेगा जब मैं उदाहरण स्थापित करूं कि मेरे पास जब इतनी ताकत है, मैं इसे वापस सौंपता हूं जनता के प्रतिनिधियों को, लीजिए ये ओहदा आप ले लीजिए वापस। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके पास उन्हें लालच बहुत दिया गया। वो नहीं भी देते तो भी उनके पास इतनी शक्ति थी, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी थी कि वो अपने आप को शासक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, या जो भी टाइटल वो ले सकते थे वो कर सकते थे। लेकिन अमेरिका के उपनिवेशों का जैसे विकास हुआ था, उसमें तानाशाही थी नहीं। शायद इम्पॉसिबिलिटी भी होती, क्योंकि 13 राज्य अभी भी संयुक्त नहीं थे। हाँ।
केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, आर्टिकल्स ऑफ, तो बहुत लूजली थ्रेडेड था। तो उस वक्त पे अपने आप को ऐसा उद्घोषित करने से शायद समस्या ज़्यादा खड़ी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो मैं बात कह रही हूँ वो हिस्टोरिकली, लेकिन अगर आप एक ऐसे हिस्टोरियन से बात कीजिए, मुड़ के देखिए, तो इतने डिफरेंसेस थे कॉलोनीज के बीच में कि उसमें उसको एक राजनीतिक सूत्र में सब बांधना अपने इस अपने वक्त देश बहुत थे, कठिन था। जी। क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो परिसंघीय संविधान उन्होंने बनाया था, उसमें केंद्र सरकार को तो कोई शक्ति दी ही नहीं गई थी। 1776 से लेकर 1787 के बीच में परिसंघीय संविधान अमेरिका में लागू किया गया था, जिसमें कि जो भी उन्होंने राष्ट्रीय सरकार को तो सारी शक्तियाँ इनुमरेट कर दी, लिख दिया, लेकिन जो शक्तियाँ नहीं थी वो सारा का सारा उन्होंने राज्यों को दे दिया था। लेकिन आगे चल के इससे बहुत समस्या हुई, और समस्या को निवारण करने के लिए फिर 1787 में नए संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये विश्व का पहला लिखित संविधान था, जिसमें क्योंकि ब्रिटेन का लिखित था। हाँ, नहीं, ये पहला लिखित हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अमेरिका का लिखित था। सो इस संविधान में अगेन नेशनल गवर्नमेंट को वो सारी पावर्स दी गई जो कि किसी भी राष्ट्र को संगठित रख सकती थी। जी। और जो नहीं लिखा गया, जो नहीं इनुमरेट किया गया, जो नहीं आर्टिकुलेट किया गया, वो राज्यों को दे दिया गया, बाकी वो अज्यूम किया गया कि वो राज्यों की शक्ति है। तो इस जो हिंदुस्तान में हुआ बात। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वही जॉर्ज वॉशिंगटन जिनको इतना लालच दिया जा रहा था 1783 के बाद, उसी राष्ट्रपति ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया था, उसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जिसमें आम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया, जिसे आगे चलकर भारत ने भी अपनाया, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और वॉशिंगटन को पढ़ के ही समझ में आता है कि वो भी अपने आप को धीरे धीरे परिष्कृत करते जा रहे थे, ठीक करते जा रहे थे। 2 टर्म्स निभाई उन्होंने और तीसरा निभाया नहीं, फिर चले गए, और वही परंपरा आज तक लगातार चलती आ रही है। वो प्रेसिडेंट सेटअप हो गया। हाँ, प्रेसिडेंट सेटअप हो गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें की, क्योंकि एक तो उन्होंने औद्योगिकरण करना शुरू किया जी। बैंकिंग सिस्टम जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लागू किया था, जो उन्हीं के अपने कमांडर भी थे। हाँ, और ब्रिटेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने अभी क्रांति लड़ी और फिर आप उसके साथ, क्योंकि उनको इस बात का आभास था कि एक सुपर पावर्स के साथ दुश्मनी करना बेकार है। और चूंकि उन्हें मालूम था कि यूरोप जिसने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था, उसके उपनिवेश बनाने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि उनका औद्योगिकरण हो चुका था। उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर अर्थव्यवस्था थी, बेहतर राजनीतिक व्यवस्था थी। तो अगर अमेरिका को यूरोप के बराबर लाना है तो औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है। औद्योगिकरण के लिए आपको अपने वित्तीय स्थिति सुधारनी पड़ेगी, इसलिए बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम का विकास किया गया। सही। ऑल्दो इसी समय जब इतना कुछ हो रहा था तो अमेरिका के ही अंदर ऐसे भी लोग थे जो इसका विरोध करते थे, जो आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो एक समर्थक गुट था और एक विरोधी गुट था। तो ऑपोजिशन पार्टी की भी शुरुआत इसी समय शुरू होती है। लेकिन मैम, जो अमेरिका आज हम देखते हैं, जो कैपिटलिज्म का बादशाह है, वहाँ की असली ताकत सेना नहीं है, बल्कि एक समय बड़े बड़े उद्योगपति रहे, पूंजीपति रहे, कि पेप्सी चली आ रही है, मैकडी चला आ रहा है, अमेजोन है आज। तो समझ में आता है कि ये भी अमेरिकी ताकत का ही हिस्सा है। फिर भी जब इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, हम ये देखते हैं कि नॉर्थ की तरफ का जो अमेरिका है, ये वहाँ तो हो रहा है, साउथ की तरफ वाले अमेरिका में क्या हो रहा है? क्योंकि दास प्रथा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो वहाँ ज़्यादा थी, और उन लोगों को उन्होंने जो तर्क दिए ये भी थे कि खेतों में काम कौन करेगा। लेकिन नॉर्थ वाले इसे समझ नहीं पा रहे थे ज़्यादा, या वो समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। देखिए, आपने मुझसे ऐसी जानकारी लेने की कोशिश की है जो कि मुझे लगभग, आप समझ लीजिए, 100 साल का इतिहास आपके सामने रखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन पहले 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्हीं के पार्टी के, जो फेडरलिस्ट पार्टी थी, उन्हीं के, एक्चुअली पार्टी उसमें नहीं थी, विचारधारा थी, तो जॉन एडम्स बने। और जो तीसरे राष्ट्रपति थे, इन दोनों के विरोधी थे, थॉमस जेफरसन और जो 7वें राष्ट्रपति थे, एंड्रयू जैक्सन। इन दोनों के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो है अमेरिका का पश्चिमी विस्तार। तो जब तक हम 1801 से 1809 तक का काल हम देखते हैं थॉमस जेफरसन का, और 1828 से 1836 तक का काल है एंड्रयू जैक्सन का।
इस काल में लगभग आप समझ लीजिए कि कम से कम 28 से 30 अमेरिकी राज्यों को शामिल किया गया था। 13 प्लस 28-30 और शामिल कर लीजिए। और जैसे लुजियाना को उसने थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से खरीदा। एंड्रू जैक्सन ने तो जो ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी इंडिजिनस लोगों को हटाने के लिए रिजर्व्स की स्थापना की। 1830 का इंडिया एक्ट लागू किया गया या इंडियन एक्ट लागू किया गया। तो उस एक्ट के द्वारा उसने इंडिजिनस ट्राइब्स को हटाना शुरू किया उनकी पैतृक भूमि से। लेकिन थॉमस जेफरसन और एंड्रू जैक्सन की जो राजनीतिक कदम थे उनमें बहुत अलग थे। थॉमस जेफरसन का प्रयास ये था कि अमेरिका जो है एक कृषि प्रधान देश बने। ही वांटेड अमेरिका टू बिकम एम्पायर ऑफ लिबर्टी डोमिनेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उसका विचार था कि अगर हम जितना अधिक लैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाएंगे इंडिजिनस ट्राइब्स को हटा के, तो उससे क्या होगा, दास व्यवस्था भी खत्म होगी, क्योंकि सबको लैंड मिल जाएगा तो किसी को दास रखने की जरूरत नहीं खेतों में काम करेंगे। एंड्रू जैक्सन जो है उसकी कुछ और विचारधारा थी। वो भी छोटे किसानों को लाना चाहता था। अगेन इंटेंट ये था कि वह दास व्यवस्था खत्म करना चाहता था, लेकिन वो साथ में औद्योगिकरण को भी बढ़ावा देना चाहता था, दोनों को, क्योंकि इसे मालूम था कि राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो कृषि और उद्योग दोनों को साथ लेके चलना होगा। लेकिन इन दोनों राष्ट्रपतियों की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया अमेरिका को मजबूत बनाने, अमेरिका को एक विशाल देश बनाने के पीछे, उन्होंने कई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल किए। लेकिन उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि थॉमस जेफरसन को लुजियाना परचेज करने का कोई अधिकार नहीं था, वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे नहीं दिया था। एंड्रू जैक्सन ने जो इंडियन एक्ट लागू किया इंडिजिनस ट्राइब को उनकी पैतृक भूमि से हटाने का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार नहीं दिया था। कांग्रेस में विरोध भी हुआ, लेकिन ये दो इतने बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रपति थे और जिन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा था, जिसमें राजनीतिज्ञ भी शामिल थे और लोग भी अमेरिकी शामिल थे, उन्होंने नेक्स्ट चुनावों में इनको इतना अधिक वोट दिया कि जो विरोधी थे वो अपने आप ही शांत हो गए, क्योंकि देश तो बड़ा होता जा रहा था, देश शक्तिशाली होता जा रहा था। एक के बाद एक प्रांत जुड़ते जा रहे हैं, अमेरिका बनता जा रहा है, अब शेप ले रहा है। अब एक शेप ले रहा है अमेरिका, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शेप ले रहा है, जो कहीं ना कहीं यूरोप का प्रतिद्वंदी भी बन रहा था। तो इससे क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों को, इन परिवर्तनों को देखते हैं, तो जो राष्ट्रपति है अमेरिका में बहुत शक्तिशाली, शक्ति का केंद्र बनता जा रहा था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो कि अमेरिकी संविधान ने उनको अधिकार ये नहीं दिया था। और वॉशिंगटन जो पहले राष्ट्रपति हैं, वो खुद राष्ट्रपति को कमजोरी बनाना चाह रहे हैं कि ये कमजोरी रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अमेरिका इतनी अलग अलग तरह का है, ये 13, 14, 15 सब अलग अलग हैं कि इनको अगर ऐसे अब कसोगे मुट्ठी में तो ये बिखर जाएंगे, छितर जाएंगे, तो लूज रखो। लेकिन अब ये जो अमेरिका जो आप बात कर रही हैं, ये राष्ट्रपति इसमें ताकतवर हो रहा है और मुट्ठी में भींच कर चल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात हो रही है इन दोनों राष्ट्रपतियों की, क्योंकि बाद में आने वाले जो राष्ट्रपति तो इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, थॉमस जेफरसन को, आगे चल के एंड्रू जैक्सन को। जब एंड्रू जैक्सन राष्ट्रपति था तो अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की शुरुआत होती है, क्योंकि जब एंड्रू जैक्सन पहले राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ तो हार गया था चुनाव 1824 में। फिर 1828 में उसने एक पार्टी की शुरुआत की जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है। उसने उसका एक अलग झंडा बनाया, उसका सिंबल बनाया, उसके बटन्स बनाए और स्पीच देना शुरू किया, ड्राफ्ट किया कि मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, और यहीं से एक लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। ये भी अमेरिका की देन है दुनिया को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और है कि इन दोनों राष्ट्रपतियों ने चूंकि अभूतपूर्व विस्तार किया अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ, तो उस अभूतपूर्व विस्तार में जो एक समस्या पैदा हुई वो ये है कि कपास का उत्पादन अभूतपूर्व हुआ और दास व्यवस्था समाप्त होने के बजाय वो एक इंट्रेंच्ड स्लेव बॉन्डेज सिस्टम बन गया, यानी कि आप उसको हटाने की अब क्षमता नहीं रखते थे, क्योंकि 1850 तक अमेरिका के सबसे अमीर राज्य दक्षिण में थे, सबसे अमीर लोग दक्षिण में थे, उन्हें दास प्रथा पसंद सबसे अधिक अमीर शहर दक्षिण में थे, सबसे अधिक बैंकों में पैसा दक्षिणी राज्यों में था। तो दास व्यवस्था ने अमेरिका को एक धनवान पूंजीवादी राष्ट्र बना दिया, एक ऐसे श्रम व्यवस्था पर जो कि वेतन भोगी नहीं था। तो अमेरिका में एक कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज हो रही है, एक विरोधाभास आ रहा है। आप स्वयं को पूंजीवाद राष्ट्र कह रहे हैं, लोकतांत्रिक और उदारवादी राष्ट्र कह रहे हैं, और वो राष्ट्र की संपत्ति दास व्यवस्था पर आधारित है। लोग गुलाम हैं, काले लोग खासकर, और दूसरी तरफ वहाँ के मूल निवासी भी, वो भी आपसे परेशान है। सो ऐसे देश को अगर
आप अपने संविधान को सही में मान्यता देते, तो प्रॉब्लम क्या थी इन सब राष्ट्रपतियों की कि इन्होंने कई बार इनके सामने ये समस्या आई कि दास व्यवस्था का क्या किया जाए, मूलभूत निवासियों के साथ क्या किया जाए। तो एक सही और उचित और मानवीय नीति को लागू करने के बजाय जो नीतियाँ लागू हुई वो नस्लवाद पर आधारित थी। और जब भी ये लगा कि अब ये दोनों क्षेत्र यानी उत्तरी राज्य और दक्षिण राज्य भिड़ेंगे और शायद गृह युद्ध हो जाए, जो कि एंड्रू जैक्सन के समय में हुआ था, जिसे नलिफिकेशन क्राइसिस कहते हैं, नहीं बाद में हुआ था वो, नलिफिकेशन क्राइसिस इसको बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था कि दक्षिण कैरोलिना ने एंड्रू जैक्सन को ये कहा, समस्या ये थी कि एंड्रू जैक्सन ने टैरिफ रेट को बढ़ा दिया। जब टैरिफ रेट्स बढ़ते हैं तो अगर आप अमेरिका से कोई सामान यूरोप बेचना चाहते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है अमेरिका में, फिर यूरोप में क्यों उसे लोग खरीदेंगे। यानी अगर आप सपोज के लिए कपास यहाँ से ले जाके ब्रिटेन में बेच रहे हैं और उस पर टैरिफ रेट लगा दिया केंद्र सरकार ने, तो वो जो कपास है यूरोपियन बाजार में भारतीय कपास के मुकाबले ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो कोई इंडियन कपास खरीदेगा। तो दक्षिण राज्य इसका विरोध करते थे और उन्होंने एक लेटर लिखा। जॉन सी कैल्हन थे वहाँ के बहुत बड़े दक्षिणी कैरोलिना के। उन्होंने ये बोला कि अमेरिका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, 13 उपनिवेश मिलकर यहाँ इन्होंने राष्ट्र बनाया और अमेरिकी संविधान में राज्यों को अधिक अधिकार दिया गया है। और वो ये मानते थे कि अगर केंद्र सरकार का कोई भी नियम किसी राज्य के हित के विरुद्ध होगा और फिर भी उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी तो उस राज्य के पास ये अधिकार है कि वो केंद्र से अलग हो जाए। सो ये जो लेटर लिखा गया, जिसको कि एक बहुत बहुत प्रभावशाली लेटर माना जाता है, उसको जब जैक्सन ने पढ़ा, एंड्रू जैक्सन ने, जो उसमें राष्ट्रपति था, तो उसने ये बोला था कि अगर कोई ऐसा कदम उठाएगा तो मुझे जो पहला विद्रोही मिलेगा मैं उसको पहले पेड़ से लटका दूंगा। और उसने एक बिल पारित करवाए जिसे फोर्स बिल कहा जाता है, कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाए कि वह किसी भी राज्य के खिलाफ सेना का प्रयोग कर सकता है। और उसके बाद साउथ कैरोलिना चुपचाप बैठ गया। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ था, इसमें राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति दिखाई, साउथ कैरोलिना चुपचाप बैठ गया। लेकिन रास्ता खुल गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण राज्यों को ये लग रहा था कि अगर पश्चिमी विस्तार होता रहा और ये समस्या उठी कि नए राज्य जो अमेरिका में शामिल होंगे वो स्वतंत्र राज्य होंगे कि दास राज्य होंगे, अगर हमने उनको दास राज्य नहीं बनाया है तो संसद यानी कांग्रेस में हमारी जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर उत्तरी राज्यों का प्रभाव हो जाएगा और वो दास व्यवस्था को खत्म कर देंगे। आप ये कह रही हैं बेसिकली कि जो उत्तरी राज्य थे अमेरिका के वो दास प्रथा मान नहीं रहे थे, दक्षिणी राज्य जो थे वो दास प्रथा मान रहे थे। अब जो नए राज्य अमेरिका में शामिल होते जा रहे हैं तो दक्षिण वालों को यह खतरा था कि अगर ये भी उत्तर वालों की तरह दास प्रथा नहीं मानेंगे तो एक दिन तो संसद में पारित करा ही लेंगे प्रस्ताव, तो ये कम से कम ऐसे हों जो भाई दास प्रथा को माने, सो दैट हम अपने खेतों में खलिहानों में दासों को रख सकें और उनके बूते जो हम अमीर होते चले जा रहे हैं वो हम अमीर होते भी रहें। उसके पीछे भी एक कारण था इंटरेस्टिंग, हम इसको क्या बोलते हैं कि एक फ्यूडल कैपिटलिज्म चल रहा था दक्षिणी राज्यों में कि आधुनिक भी था लेकिन पुराणपंथी भी था। और अमेरिका में जब नए राज्य आ गए जो पश्चिम में उभर रहे थे वो भी दासता का विरोध करते थे। तो दो क्षेत्र है विरोध कर रहे हैं, दक्षिणी राज्य और पश्चिमी राज्य। समर्थन केवल दक्षिण कर रहा है। तो नेचुरली कांग्रेस में किसकी बहुतायत हो जाएगी? बाकी दो की। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब इतना विरोध हो रहा था तो दक्षिणी और पश्चिम में ऐसा क्या हो रहा था कि वो दासता का विरोध कर रहे थे? देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। दक्षिण में जो पश्चिमी राज्य हैं वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे थे। और बहुत आगे चलकर आपको गोल्ड एंड सिल्वर मिल जाता है कोलोराडो में, टेक्सास में आपको जाके 1856 में आपको क्रूड ऑयल मिल जाता है जी। और जो उत्तरी राज्य है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का विकास होता है फ्री वेज लेबर सिस्टम पे। और अगर आप फ्री वेज लेबर सिस्टम नहीं विकसित करते तो आपकी जो कैपिटल है वो मूव नहीं करता, बिकॉज एवरी लेबरर हैज़ टू बी अ कंज्यूमर। यस, वो उसे ग्राहक भी होना चाहिए। तो वहाँ पे एक आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हो रहा था जो पश्चिम में भी गया। और दक्षिण में वो पूंजीवाद आधुनिक नहीं था क्योंकि आपने एक बॉन्डेड लेबर सिस्टम पे उसको कर रखा था। और अगर वो लेबर सिस्टम बना रहेगा
तो उत्तरी और पश्चिमी राज्य दक्षिण में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और उसकी जो कॉटन ट्रेड है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. सो बेसिकली इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट था दक्षिण का और पश्चिम का. बिल्कुल बिल्कुल. जो गृह युद्ध की तरफ अमेरिका को पुश कर रहा है. बिल्कुल. फिर फाइनली सिविल वॉर इसी मुद्दे पर हुआ. इसी मुद्दे पे हुए. 2 क्षेत्र बन गए, एक उत्तरी राज्य और एक दक्षिणी राज्य, जिसको हम सेक्शनलिज्म या क्षेत्रीयवाद कहते हैं. कारण दास व्यवस्था थी, एक विरोधी था, एक समर्थक था. दक्षिण के राज्यों ने अपने आप को अलग कर लिया अमेरिका से. उन्होंने 1860, इसी बीच गणतांत्रिक पार्टी की शुरुआत होती है जो अब्राहम लिंकन करते हैं 1858 में. और चूंकि उन्हें लोकतांत्रिक पार्टी के शक्ति को तोड़ना था तो उनके इलेक्शन का मुख्य मुद्दा था कि अगर मुझे इलेक्ट करोगे तो दास व्यवस्था को मैं समाप्त कर दूंगा. और दक्षिण ने पहले ही उद्घोषणा कर दी थी कि अगर अब्राहम लिंकन चुनाव जीतता है तो वो संघ से अलग हो जाएंगे. 1859 में वो राष्ट्रपति चुनाव जीतता है. 1860 में शपथ ग्रहण होती है और दक्षिण राज्य जो हैं कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने को अलग कर लेते हैं. और 1860 स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये अपना नाम रखते हैं. और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो यूएसए था. और यहीं से 1860 से 1865 तक ये गृह युद्ध चलता है जिसमें लगभग 50 लाख अमेरिकियों की जान गई थी. तो अमेरिका के 2 राष्ट्रपति, 2 सेनाएं, और ये आपस में लड़े, जो बहुत कम लोगों को पता है. सिविल वॉर का नाम ही सुनते हैं. सिविल वॉर. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबसे अधिक जर्नल्स बेटर किस्म के दक्षिण के पास थे. हथियार अच्छे दक्षिण के पास थे. पैसा दक्षिण के पास था. उत्तर के पास कुछ खास नहीं था. लेकिन उत्तर के पास समुद्र तट था. उत्तर के पास इंडस्ट्रीज थे जिससे कि वो नए किस्म के हथियार बनाने की क्षमता रखते थे. और उत्तर के पास मैन पावर थी. एस ग्रांट ये थे सेनापति उत्तर के, और रॉबर्ट ई ली ये कॉन्फेडरेट आर्मी के थे. और आखिर में रॉबर्ट ई ली को समर्पण करना पड़ा. बिल्कुल. और फिर अमेरिका फिर से एक हुआ. और वो जो एक हुआ वो आज तक एक है. और ये एक नए अमेरिकी इतिहास की शुरुआत करता है जिसमें अमेरिका बहुत कुछ सीखता है. एक राजनीतिक जो ये नेशन वर्सेस स्टेट का जो है ये मुद्दा ख़त्म करना पड़ेगा. दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका एक फेडरल नेशन है जिसमें कि 2 तरह के ध्वज चलते हैं. एक राष्ट्रीय ध्वज होता है और हर एक राज्य का अपना एक अलग ध्वज होता है यहाँ पे. सो वो सब चीज़ चलता रहा, राज्यों के अधिकार सुरक्षित रखे गए. लेकिन ये मुद्दा दोबारा अब अमेरिका में नहीं उठेगा क्योंकि कम से कम ये सबक उन्होंने सीख लिया कि संघ को तोड़ने का क्या परिणाम होता है. सेनाएं घरों में घुसेंगी. लेकिन ये भी जो सिविल वॉर है उसमें से एक लेसन अमेरिका ने नहीं लड़ा और वो है कालों को उचित स्थान दिलवाने. वो तभी नहीं मिला. वो तभी भी नहीं. 1863 में 13वां संवैधानिक संशोधन होता है जिसमें कि दास व्यवस्था को समाप्त किया जाता है संवैधानिक रूप से. लेकिन उसके बावजूद भी 100 साल बाद 1963 में मार्टिन लूथर किंग को ये कहना पड़ा, आई हैव ए ड्रीम. बताइए. 100 साल बाद भी. सो ये एक समस्या फिर अपनी जान देनी पड़ी. उन्हें भी अपनी जान देनी पड़ी. तो वो जो स्थान है इक्वालिटी का, जो देश अपने आप को समानता की बात कहता है, वो अभी भी नस्लवाद पर आधारित है. क्या कमाल का. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नस्लवाद की समस्या होने के बावजूद भी अमेरिका एक आर्थिक राष्ट्र के रूप में उभरता है. एंड बाय फ्रॉम 1865 टू 1890 अमेरिका एक सुपर पावर बन जाता है. 1865 से 1890 के बीच में जो हम यहाँ इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, ये वो समय है जब वो सुपर पावर बनता है. इसके आप कारण क्या मानती हैं? एक तो सिविल वॉर से लेसन्स बहुत अमेरिका लेता है कि औद्योगिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन कमजोर भी तो हुआ होगा ना इन 5-6 सालों में आपस में लड़ रहे थे लोग. बिल्कुल कमजोर हुआ था. इसीलिए उससे इसको इतना ज़्यादा इसलिए नहीं फर्क पड़ा क्योंकि जब एकता के सूत्र में बन गया तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेजी से इसने विकसित किया. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेल मार्गों का बहुत तेजी से इसने विस्तार किया, जिसको बोलते हैं कि ब्रिंगिंग अमेरिका इनटू द ऑर्बिट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन. कि अगर हम कैलिफोर्निया में हैं तो वो माल न्यूयॉर्क तक पहुंच जाना चाहिए. तो विदाउट रिकवरी तेज थी, आप ये कह रही हैं. बहुत तेज रिकवरी थी. और रेलवेज ने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया. औद्योगिकरण ने बहुत बड़ा योगदान दिया. और नए प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर खोज हुई थी इसी समय. तो जिसमें कि पेट्रोलियम एक बात आती है, यानी जिसे बोलते हैं यूरेनियम आती है,
खनिज पदार्थ बहुत मिलते वो हैं। निकलने बीच में शुरू हो अलास्का गए। भी आ जाता है, उसे खरीद लिया। और अलास्का में भी 1870 या 1870 के बाद वहाँ पे भी सोना जी हाँ। मिलता है इसको। पहले पता नहीं था ना रूस पहले को पता नहीं कि था इसमें ये सब है। सोना है। उन्होंने बेच दिया। हाँ, ये सब बेच दिया। तो ये सब चीज़ें जब अमेरिका के नियंत्रण में आती हैं तो इट्स नॉट ओनली द लेसन्स विच दे लर्न, बट इन गिविंग इम्पोर्टेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नए विभागों की शुरुआत होती है, जैसे कि MBA, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। MBA कब से शुरू हुआ? अमेरिका में शुरू हुआ कब था से? 1890 के बाद। क्या बात कर रही हैं आप? MBA इतनी पुरानी पढ़ाई है? हाँ, सो उन्होंने शुरू किया कि जब आप औद्योगिकरण कर रहे हैं तो उद्योगों को चलाने के लिए आपको प्रोफेशनल क्लासेस चाहिए, वो कहाँ से आप लेकर आएंगे? MBA वालों को इज्जत से देखा करो भाई, बहुत पुराना, मुझे नहीं पता इतनी पुरानी पढ़ाई है। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। इनफैक्ट जो आप मॉल्स देखते हैं वो भी अमेरिका की देन है दुनिया को, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में आप ऐसे शॉपिंग एरियाज इस्टेब्लिश कीजिए जो कि पूरे साल चल सके। अंदर ही घुसकर सब ले सकते तो उसमें हैं, खुला आपने बाजार नहीं था। डाक तार व्यवस्था भी वहीं रखी, ब्यूटी पार्लर भी आपने वहीं कर दिया, आपने टेलर भी वहीं कर दिया। तो एक मॉल के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है। उसी मॉल में आपने विंडो शॉपिंग करवा दी। मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देती हूँ, सिंगर सुइंग मशीन की आविष्कार भी अमेरिका में हुआ था। तो सिंगर ने किया था। अब सिंगर सुइंग मशीन अगर आप $100 की बेच रहे हैं, उस ज़माने में जिसमें एक औसतन व्यक्ति की आय, साप्ताहिक आय लगभग $2-2.5 थी, तो $100 का कौन मशीन खरीदेगा? तो आप उस मशीन को कैसे बेचोगे? आपने दुकान खरीदी, उसमें आपने एक बड़ा सा सुंदर सा अपने विंडो लगाया, विंडो के पार आपने एक सुंदर सी लड़की को बिठाया और वो सिलती जा रही है कपड़ा बहुत तेज़ी से, और उसमें आपने ये एडवर्टाइजमेंट लगाया कि कम इनसाइड एंड सी इट। जब व्यक्ति अंदर गया तो उसको पता चला कि वो लोन पे भी ले सकता है इसको। तो विंडो शॉपिंग, एडवर्टाइजमेंट, लोन सिस्टम एंड टीचिंग यू हाउ टू यूज दैट मशीन फॉर फ्री, अरे वाह, एंड देन यू कैन टेक इट होम। सच में पूंजीवाद का बाप है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत, यानी जब हम स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की बात करते हैं जो जॉन डी रॉकफेलर ने की थी, या JP मॉर्गन की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जब हम कार्नेगी के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की बात करते हैं, जब आप इन कंपनियों को देखते हैं, दे वर परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि आप कच्चे माल को निकालने से लेकर उसको उत्पादित माल तक करने और फिर मार्केट तक पहुंचाने का कार्य एक ही कंपनी कर रही है। एक ही कंपनी करी, जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, मार्केटिंग शुरू करते हैं जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था, मोनोपोली कंपनीज की शुरुआत करते हैं जैसे मर्जर्स, कार्टेल्स, ट्रस्ट्स, होल्डिंग कंपनीज, इन सब की शुरुआत करते हैं कि मार्केट और मनी दोनों को कैसे कैप्चर किया जाता है, एकाधिकार कैसे स्थापित किया जाता है। पर मेरे मन में प्रश्न है, हालांकि हम जो अगला एपिसोड कोई करेंगे वो ब्रिटेन पर भी करेंगे, वो कैसे एम्पायर बना, लेकिन ये सब तो ब्रिटेन में होना चाहिए था। वो कंपनियां बनाने के लिए मशहूर थे, उपनिवेशवादी ताकतें वो खुद थे, वो लोग व्यापार करते थे पूरी दुनिया में, शेयर मार्केट हो, ये सब उन संरचना बनाने वाले लोगों में शामिल थे। तो मुझे ये क्यों नहीं सुनने को मिल रहा है कि ये सब ब्रिटेन से हुआ? और हाँ, जो सबसे बड़ी क्रांति हुई औद्योगिक, वो ब्रिटेन में होती है, मैनचेस्टर की मिलों में हो रही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आप मुझे बता रही हैं, सूचना दे रही हैं कि सब तो अमेरिका में हुआ था? क्योंकि अमेरिकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें मेजर जो फंडिंग थी रिसर्च लैब्स के, वो ये उद्योगपति कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा है, प्राकृतिक संसाधन है जिनके बारे में हमें मालूम तो है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए वो हमें नहीं मालूम है, और उसके लिए साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ की बहुत अधिक आवश्यकता थी। जो जितने भी रिसर्च लैब्स थे उसकी जो मेजर फंडिंग थी वो जॉन डी रॉकफेलर और मॉर्गन जैसे उद्योगपति कर रहे थे, जिसको हम बिग बिजनेस कहते हैं, बड़े व्यावसायिक कंपनियां। यहाँ पे हम उनको कंपनी भी नहीं बोल रहे हैं, इंडस्ट्री भी नहीं बोल रहे हैं, बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल भी पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये लोग रॉ मटेरियल पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केटिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं, और कैपिटल मार्केट्स को कैप्चर करके और R&D के लिए पैसा दे रहे हैं, और R&D के लिए पैसा दे रहे हैं, और R&D के लिए ही केवल नहीं, नॉट फॉर ओनली इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, बट मोर देन एनीथिंग एल्स नए डिसिप्लिन्स को खड़ा करना चाहते हैं। सो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटिकल साइंस एज सेपरेट स्टडी, लेकिन यहाँ पे थियोलॉजिकल स्टडीज़ नहीं हो रही हैं यूरोप की तरह से। सो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं उनको जो लिबरल एटमॉस्फेयर प्रदान किया गया
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उन पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, जो कि आपको यूरोप पे देखने को मिलता ओके, और ये वैल्यू सिस्टम वहीं से आता है जो आप अमाउंट बात ऑफ कर रही हैं। कैपिटल जी, बीइंग जी, जी। इन्वेस्टेड इन मॉडर्न एजुकेशन वो आपको यूरोप में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, सो ये एक बहुत बड़े, यही अट्रैक्शन है कि इतने इतने सारे भारतीय छात्र आज भी अमेरिका जाके पढ़ना चाहते हैं। बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि जितनी फेलोशिप आपको अमेरिकी यूनिवर्सिटी दे सकती है, अगर आपके पास दिमाग है और उनको लगता है कि आपके पास क्षमता है, शायद आप अभी भी दुनिया का कोई और देश आपको नहीं दे सकता। ट्रम्प के आने के बावजूद वो बात दूसरी है, वो बात दूसरी है। आज अमेरिका दूसरा है। हाँ, आज मैं उस अमेरिका को देख रही हूँ जो शायद पतन के कगार पे चल चुका है। शायद हर एक देश की उन्नति होती है तो विकास का एक चरम सीमा होती है, उसके बाद तो नीचे आना ही है। ये तो साइकिलिक है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर आप ऊंचाई तक पहुंचे हैं तो फिर नीचे नीचे आपको नीचे आना भी ज़रूरी है। तो आपसे बात करते हुए मुझे अमेरिका के जो आयाम खुल रहे हैं वो समझ में ही आ रहे हैं कि मतलब चाइना का एक मॉडल है हमारे सामने, इस पर हम अक्सर बात करते हैं। हालांकि सच तो ये भी है कि मैं चाइना नहीं गया तो मुझे नहीं पता, मगर जो लोग सूचनाएं पहुंचाते हैं, जो किताब लिखते हैं, वहाँ से पढ़ के जितना समझ में आता है वो ये आता है कि सरकारें तय करती हैं, लोग उस पर एक्ट करते हैं। बहुत लोकतंत्र नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि तेज़ी से काम नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो तेज़ी से काम करने के लोभ में नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है खूब बहस करेंगे, फ्री स्पीच करेंगे, आपका आइडिया अगर देश के सिद्धांतों के विपरीत भी चला जाए कोई नहीं सुन लेंगे, और साथ ही साथ वो इंडस्ट्री भी चलाने दे रहा है। इंडस्ट्री में जो क्रांतिकारी आइडियाज़ आ रहे हैं वो इसी वैल्यू सिस्टम से आ रहे हैं कि आपके मन में जो है वो बोलो, आप जितनी खोज कर सकते हो खोज करो, नए नए पेटेंट बुक करा लो आप, और आपकी खोज पर आपका अधिकार है, आप पैसा कमाने को भी आज़ाद हो, और नए विचार भी सुनते जाएंगे। मतलब आप समझ, मैं शायद तुझे पता नहीं कि बोलते हुए ये गडमड हुआ या क्लियर हुआ, लेकिन एक तरफ ये मॉडल कि सरकारें हैं, तंत्र है, मजबूत है, विचार में कोई स्वतंत्रता नहीं है। दूसरी तरफ ये मॉडल कि सरकार है, खुली स्पीच है, आपस में खूब लड़ो मरो लेकिन आगे बढ़ो, और आज़ादी भी है। अमेरिका की एक विशेषता है जो हम लोगों को सबको समझनी चाहिए। पहली विशेषता ये है कि सरकार की तरफ से आपको आर्थिक रूप से कंप्लीट स्वतंत्रता थी काफ़ी लंबे समय तक, जब तक 1929 का डिप्रेशन नहीं आया था। महान मंदी के बाद रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए थे, उससे पहले बिल्कुल आर्थिक स्वतंत्रता थी। वो इस पॉलिसी पे विश्वास करते थे व्यक्ति को अगर अपना जीवन बनाना है तो खुद बनाएगा, नहीं बनाना है तो वो गरीबी में रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉलिसीज़ ऐसी लागू की गई, चाहे वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की पॉलिसी हो, राष्ट्रपति को अधिक पावर देने की पॉलिसी हो, या आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को देने की हो, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्रांति लड़ी थी कि गवर्नमेंट कभी भी आपके विकास को नहीं रोकेगी, प्रतिबंध नहीं लगाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर अमेरिका के देखिए कि अगर हम जब बड़े व्यावसायिक कंपनियों की शुरुआत देखते हैं तो हर एक तरह की कंपनियों का शुरुआत देखते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1094 पेटेंट्स को रजिस्टर किया था। तो एक साइंटिस्ट जो है बड़े व्यावसायिक कंपनी को विकसित कर रहा है जो आज जनरल इलेक्ट्रिक के नाम से मशहूर है, जो आज एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पर दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी भी इन लोगों ने शुरू की थी, सो अब आप थॉमस एल्वा एडिसन को भी देख रहे हैं, सिंगर स्विंग मशीन को जो कि खुद आविष्कार किया था। क्रूड ऑयल का आविष्कार किसी और ने किया था, लेकिन उसके महत्व को जॉन डी रॉकफेलर ने पहचाना, जिसके पास शायद $3 या $4 की तनख्वाह थी प्रति हफ्ते की, और जब वो व्यक्ति मरा, अगर उसके साथ जनरेशंस भी काम ना करें तो उनके पास इतनी संपत्ति होगी कि वो अभी भी सबसे अमीर वर्ग में समझो। डॉक्यूमेंटरीज हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। सो और फिर अगर आप गूगल को आज देखिए, माइक्रोसॉफ्ट को अगर आज आप देखिए, तो अमेरिका ने ऐसा दुनिया को दिखाया है जो शायद और कोई नहीं, और उसके पीछे एक कारण है कि आपको स्वतंत्रता है। लाइसेंस राज यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट के प्रतिबंध आपको यहाँ पे नहीं है। अगर एक आइडिया को आप जर्मिनेट करके उसको बिजनेस के रूप में विकसित होना देखना चाहते हैं तो आई थिंक अमेरिका वो लैंड है जो आपको ये हेल्प करता है। उसके पीछे एजुकेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है, स्वतंत्रता का भी बहुत बड़ा महत्व है, और एक ऐसा राष्ट्र जो आपको ना केवल अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है जबकि उसके पास सब कुछ है। अगर देखिए, इसी के बल पर अमेरिका ने धीरे धीरे अपना सैन्य शक्ति का विकास किया, और उसी सैन्य शक्ति के विकास के नहीं, अगर इंडस्ट्रियल विकास नहीं होता तो सैन्य शक्ति का विकास नहीं होता। मेजर जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो अमेरिका ने स्थापित की थी।
और वो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस थे, कोई पब्लिक इंटरप्राइजेस नहीं थे। जब आप ये जब देखते हैं नए एरोप्लेनों का विकास, नए हथियारों का विकास, नए तरह के नेवल जहाज़ों का विकास, वाइट फ्लीट, अमेरिका की जो फेमस वाइट फ्लीट है, ये सब का विकास प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने अमेरिका में किया था। अगर साइंस नहीं होता तो ये क्या विकास हो सकता था? या अगर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, या आपको लगता कि अमेरिकी सरकार इसमें पैसा लगाएगी, तो वो अगर नहीं होता तो ये प्रॉपर एयरफोर्स, जहाज बने प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट होता। बाद में अमेरिका ने गवर्नमेंट जहाज ले लिए, गवर्नमेंट, और एयरफोर्स बना और दी ये है। वो देश है जिसने 1929 की महान मंदी भी देखी। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद उसके लेसन्स भी लिए, और न्यू डील जिसे हम बोलते हैं, और न्यू डील में उन्होंने पहली बार सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। और वो अगर हस्तक्षेप नहीं होता है, 2 हिस्से थे न्यू डील के, जिसमें रिकवरी रिफॉर्म मेजर्स उन्होंने अपनाए। और अगर वो न्यू डील में फॉर एग्जांपल जो वन क्षेत्र है उनको राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करना, ये अमेरिका में पहली बार हुआ। एक तरफ आपकी अर्थव्यवस्था बैठ गई है न्यू डील महान मंदी से, दूसरी तरफ आप अपने संपदा को, वन संपदा को नेशनल पार्क्स घोषित कर रहे हैं। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए आप रोजगार पैदा कर रहे हो। आप वॉर इंडस्ट्रीज़ को सरकारी सहयोग दे रहे हो कि फिर से अपने को रीजनरेट करे। जो पर्यावरण दूषित हो रहे हैं बड़ी इंडस्ट्रीज से, उसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। ये कब हो रहा है अमेरिका में? 1930s में। आज हम पर्यावरण की बात भारत में करते हैं, 1930s में ऑलरेडी अमेरिका बात कर रहा है कि कैसे हम लोगों ने औद्योगिकरण के अंधे दौर में हमने अपने झीलों को, अपने वाटरवेज को, अपनी हवा को हमने प्रदूषित कर दिया है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो अमेरिका बिगैन टू वर्क ऑन दैट। फ़ायदा क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ क्या हुआ? अमेरिका एक सुपर पावर बन के निकलता है। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये बात कही थी कि झगड़ों से दूर रहेगा अमेरिका। वो नहीं चाहते थे। जब उनका विदाई भाषण है वो उसमें इस बात पर जोर देते हैं कि लड़ाई में नहीं घुसेंगे हम लोग। और शायद इसका एक कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका नहीं घुसता, दूर रहने की कोशिश करता है। फिर क्या हुआ कि वो घुसता है? वो 1898 से ही शुरू हो गया था, घुसना शुरू कर दिया था। वो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म कहा जाता है, जो बहुत लंबे समय तक अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा रही है। उसके लिए थोड़ा बहुत लोगों को मनरो डॉक्ट्रिन और मैनिफेस्ट डेस्टिनी के बारे में मालूम होना चाहिए। मनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका की विदेशी नीति थी जो जेम्स मनरो ने स्थापित किया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे यूरोप की कोई भी देश दृष्टि ना डाले। और अमेरिका इसको अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था। और बाद में जाके जो मनरो डॉक्ट्रिन है वो सारे विश्व पे लागू कर दी जाती है। अमेरिका बेसिकली वो हमेशा ताल ठोक के ये बात ज़रूर कहता है कि हम साम्राज्यवादी देश नहीं हैं, लेकिन अमेरिका का एक अन्य, जिसे हम अमेरिकी साम्राज्यवाद कहते हैं, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म कहते हैं, जिसमें वो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अमेरिका के साथ समस्या ये थी कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और इतने बड़े बिग बिजनेसेस का आप विकास कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, उनके मार्केट्स कहाँ से आएंगे? अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत अधिक नहीं है। बेचोगे कहाँ? आप बेचोगे कहाँ? और दुनिया तो बटी हुई है उपनिवेशों में। तो फिर आपको आइसोलेशनिज्म पॉलिसी से हटना पड़ेगा और इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी आपको शुरू करनी पड़ेगी, घुसना पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे। बेकन ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, हम आपको लोकतंत्र देंगे, आप हमें अपना अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में डाल दीजिए। ये हमारे जैसे हो जाओ आप हमारे जैसे हो जाओ। कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब अमेरिका ने आपको चूस लिया। सो यहीं से अमेरिका की विदेश नीति शुरू होती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अगर आप देखें तो वुड्रो विल्सन का शुरू में ये बहुत प्रयास था कि वो ना हस्तक्षेप करें, और बहुत लंबे समय तक वो अपना, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। वो शुरुआत, उसको मालूम था कि शायद अमेरिका को घुसना पड़े। और 1916 या 17 में अमेरिका प्रवेश करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अगर आप उसकी जो वुड्रो विल्सन का जो लीग ऑफ नेशंस का जो सिद्धांत था और सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत था और अमेरिकी लोकतंत्रवाद को विस्तार करने का सिद्धांत था, अगर आप उनको देखें तो अमेरिका अभी भी एक एथिकल नेशन के रूप में, एक मोरल नेशन के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता था। वो तब खत्म हो जाता है जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटॉमिक बम का हम वो देखते हैं, तब अमेरिका, नाउ इट्स वेरी क्लियर, अमेरिका वांट्स टू प्ले द गेम in the global affairs and play a game at any cost, even if they have to dirty their hands. लेकिन अमेरिकी संसद ने 1919 में वुड्रो विल्सन के लीग ऑफ नेशंस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। क्यों ऐसा था? क्योंकि आखिर में जब यूनाइटेड नेशंस बनता ही है 1945 में, तो अमेरिका उसका चैंपियन है।
उसके पीछे एक कारण ये भी था कि यूरोप में भी इसके खिलाफ बात हो रही थी, क्योंकि अभी भी जो दुनिया है वो बटी हुई थी उपनिवेशों में। यूरोप अभी भी डोमिनेट करना चाहता था, और अमेरिका को भी ये लग रहा था कि जो खास तौर से जो विरोधी पार्टियां थी, वुड्रो विल्सन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेमोक्रेटिक पार्टी का था, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो वो लोग ये कोशिश कर रहे थे अगर हम लीग ऑफ नेशन स्थापित करेंगे और वहीं पे दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो फिर हस्तक्षेप, अमेरिका की जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उस नीति का क्या होगा, मॉनरो डॉक्ट्रिन का क्या होगा। तो वो एक आप कह लीजिए कल्पना थी वुड्रो विल्सन की, अमेरिका को एक इथिकल और मोरल राष्ट्र बनाने की। लेकिन अमेरिका भी बहुत कुछ, 1812 का एक युद्ध है जिसमें अमेरिका ब्रिटेन से हारते हारते बचा था। इनफैक्ट जो राष्ट्रपति का महल था वो जला दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन ने वाशिंगटन को टेक ओवर कर लिया था, और उसी के बाद जो नया राष्ट्रपति भवन बना उसका नाम व्हाइट हाउस रखा गया था, टू इरेज द मेमोरी ऑफ द ऑलमोस्ट अमेरिका गोइंग टू लूज द वॉर। सो उसमें ना बहुत गलतियां अमेरिका ने की थी। क्या हुआ था? उसमें बेसिकली ये हुआ था कि जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो अमेरिका न्यूट्रल आइसोलेशनिज्म की नीति के अंतर्गत वो न्यूट्रलिटी चाहता था कि तुम आपस में लड़ो, मुझे तुम्हारे महाद्वीपीय युद्ध से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए एक महाद्वीपीय युद्ध लड़ रहे थे जो 1800 से लेकर 1815 तक लड़ी गई थी। और अमेरिका ने इन दोनों के युद्ध का फ़ायदा ये उठाया कि जो चीज़ें ये लोग अपने, ब्रिटेन ने फ्रांस पे प्रतिबंध लगा रखा था, फ्रांस ने ब्रिटेन पे प्रतिबंध लगा रखा था, ये दोनों को माल बेच रहा था और उन्हीं की कॉलोनी से माल उठा के उन्हीं को बेच रहा था। तो उस पर दोनों ने अपनी नाराज़गी प्रस्तुत की, और अमेरिका ने कुछ गलत कदम उठाए, और उसका परिणाम हुआ कि ब्रिटेन के साथ उसका युद्ध शुरू हुआ। और अमेरिका लकी था, वैसे अमेरिकी कहते हैं कि हमने ये युद्ध जीता, लेकिन वो लकी थे कि अचानक जो नेपोलियन है वो पकड़ा जाता है ब्रिटेन द्वारा और युद्ध ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर नेपोलियन भाग जाता है, 100 दिन के शासन करता है, 100 डेज ऑफ नेपोलियन, और नतीजा क्या होता है कि अमेरिका, जो ब्रिटेन है, वो शांति संधि करने के लिए तैयार हो जाता है, नोइंग फुली वेल कि अब नेपोलियन के साथ फिर इसका युद्ध शुरू होगा। लेकिन इस युद्ध से अमेरिका ये सीखता है कि एक राष्ट्रीय एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा अलग फ्लैग होना चाहिए, हमारा अलग राष्ट्रगान होना चाहिए। सो एक्चुअली यू सी द इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली आफ्टर द वॉर ऑफ 1812। और इस वॉर से एक और बात उसको पता चलती है, ब्रिटेन ने क्या किया था, इस वॉर में इंडिजिनस ट्राइब को ब्राइब किया और अमेरिकियों के खिलाफ लड़ा दिया। और इसीलिए जो अमेरिका है उसने ये किया कि इंडिजिनस ट्राइब को हटाना है। सो दैट्स वाई द वेरी एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ डिसलोकेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो इसी समय शुरू होता है। तीसरी बात जो अमेरिका सीखता है वो ये है कि हमें एक कंक्रीट फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो हम दुनिया को दिखा सके, एंड दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द मॉनरो डॉक्ट्रिन एंड मैनिफेस्ट डेस्टिनी। वहाँ से शुरू होती है। एक बात और मैं जो अभी दिमाग में मेरे एक बात आई कहना, जो बहुत ज़रूरी है, कि जब हम अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं तो हमें लगता है ये एक्ट्स ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उस पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि अमेरिका एज कम्पेयर टू अदर कॉलोनीज ऑफ द वर्ल्ड वॉज द लीस्ट टैक्स्ड कॉलोनी। सबसे ढीला नियंत्रण, सबसे कम टैक्स, और उनकी केवल एक समस्या थी, वो इंडिजिनस ट्राइब से बहुत परेशान थे। तो अगर आप दुनिया के उसमें देखिए, जिस ढंग से हमने अपनी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, जो 1857 से शुरू हुई और 1947 तक 90 साल तक चलती रही, ऐसी लड़ाई अमेरिका ने नहीं देखी थी। हिंदुस्तान का जो स्वातंत्र युद्ध है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी कमाल की बातें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं दिखती हैं। वहाँ भी विचारों के बहुत सारे युद्ध हैं। यहाँ हिंसा भी है, अहिंसा भी है। इस पर भी फर्क पड़ रहा है कि दुनिया में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अंग्रेज़ों को निकालना है, लेकिन अंग्रेज़ों से वैर भाव भी नहीं रखेंगे। और भारत की अपनी जो सांप्रदायिक चुनौतियां हैं वो भी हैं, साथ में जो दलितों की और सवर्णों की चुनौतियां हैं वो भी हैं, वो भी एक विरोधाभास के साथ, और फिर हम सैद्धांतिक भी हैं, ये भी था। तो भारत का भी अपना जो 90 साल का एक युद्ध है, अगर उस पर कभी बात करने का किसी मौका मिलेगा, उसके भी बहुत आयाम है, लेकिन हम उसे बहुत इकहरी दृष्टि से देखते हैं कई बार। लेकिन एक और अंतर है, अमेरिका बहुत गरीब था जब क्रांति हुई, हम बहुत अमीर थे।
जब हम उपनिवेश बने, हम बहुत अमीर थे। सही बात शाहजहां के शासनकाल में हम 23% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक बात है, और पहला अंग्रेज तभी आ सोने रहा की है। चिड़िया हम ऐसे ही नहीं बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल। बात हमें ध्यान में रखनी है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हमें बदलना है। यूरोप बहुत बदल रहा था, उससे हमने कुछ नहीं सीखा, जबकि व्यापार इतना ज़्यादा हो रहा था। रेनेसां हुआ, ह्यूमनिज्म हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई, और हमें समझ में नहीं आया कि यूरोप में क्या हो रहा है, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ रही थी, हमने अपने मदरसों और गुरुकुल व्यवस्था में ही हम रहे। तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट तो हो गए, लेकिन दुनिया में क्या परिवर्तन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा, उसके बारे में शायद वो सदी ताकत के शिफ्ट होने की सदी भी थी, कि पूरब से ताकत धीरे धीरे अब पश्चिम में जा रही थी। महान सिविलाइजेशंस हुई हैं यहाँ, जापान, चीन, भारत। तो कभी तो वो दौर आना ही था। साहब अभी अमेरिका के बारे में कह रहे थे कि एक शिफ्ट आना था, और जापान भी आइसोलेटेड रहा बहुत वक्त। चीन ने भी बहुत हिम्मत से राज किया दुनिया, मतलब उस तरह राज नहीं किया, लेकिन अमीर देश था, और हिंदुस्तान तो था ही। इनफैक्ट 4 बड़े साम्राज्य जो दुनिया के थे एक समय, सारे एशिया में थे। सफेविड, और ऑटोमन एम्पायर, बिल्कुल, मुगल एम्पायर, और ये जो चाइना, चारों एशिया में थे, और चारों का डिक्लाइन होता है। बिल्कुल। मेरे आखिरी 2-3 सवाल। क्या मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने भी बहुत कुछ बदला अमेरिका के लिए? मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने पहली बार एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री को शुरुआत की, जिसमें कि इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और वॉर को इंटीग्रेट किया गया, जो दुनिया ने अगेन पहले कभी नहीं देखा था, और सब कुछ सीक्रेसी में हो रहा था। ऑल्दो हिटलर भी कर रहा था, परमाणु बम तो सभी बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, मालूम था कि एक इंडस्ट्री इसको नहीं बना पाएगी, तो वो एक शुरुआत हमें अगेन अमेरिका को देखने को मिलती है। तो जो सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जिसको हम सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी द्वितीय औद्योगिक क्रांति, वो अमेरिका ने शुरू की थी। और अगर आप देखिए जो एक 20वीं शताब्दी में जाके जो एक नया इकोनॉमिक वो होता है, चेंजेस होते हैं, वो अमेरिका ने की थी। जब हम कंप्यूटर का एज देखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज अमेरिका से आता है। और ब्रेटन वुड्स जब तय होता है कि अब दुनिया का कारोबार जो है अब डॉलर में किया जाए, जिसको लेकर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप एकदम से परेशान हो जाते हैं जब ब्रिक्स वाले मिलते हैं और चीन से कभी शिगुफा उठता है। सही में, तो मैं कि कोशिश कर रहे हैं दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष की थोड़ा चेंज ना आया जाए, लेकिन अभी अमेरिका कुछ समय तक डोमिनेट करेगा, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखिए तो 1757 में जो शुरुआत हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर करना शुरू किया बंगाल का, और शासन करते करते काफ़ी समय बीत गया, 1857। यानी अगर आप मुगल साम्राज्य को देखें जो 1526 में स्थापित हुआ था, उसका डिक्लाइन हुआ 1757 से शुरू होता है, लेकिन जो वास्तविक सतही डिक्लाइन है वो 1857 में ही जाकर होता है। तो इतने साल तो बीत गया, तो अमेरिका को भी टाइम लगेगा। जब आप डिक्लाइन देखेंगे तो सही बात है, 100 साल लगते हैं। 100 साल। लेकिन हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात करते हैं जो अमेरिका में रहते भी हैं, अमेरिका में रह के आए भी हैं, और लगातार वर्ल्ड अफेयर्स पे नज़र रखते हैं। उनमें से कई का ये कहना है कि देखिए, आप लोग अंदाजे लगाइए, ठीक है वो बात, लेकिन जब हम अलग अलग पैरामीटर्स पर आज भी अमेरिका की तुलना बाकी देशों से करते हैं, और ख़ासकर सेना के मामले में करते हैं, तकनीक के मामले में करते हैं, तो भी अमेरिका उस चीन से काफ़ी आगे है जिसके बारे में भविष्यवाणियां हो रही हैं कि उसे टेक ओवर कर लेगा। कई लोगों का कहना है कि शायद इस सदी में भी संभावना हो, क्योंकि अमेरिका भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ही बिखर रहा है, वो भी तो कोशिश कर रहा है बेहतर होने की। इतिहास की यही खूबसूरती है कि कल कोई अच्छा राष्ट्राध्यक्ष बन जाए अमेरिका का, तो अमेरिका को ज़रूर परिवर्तित कर सकता है, और अगर लोग चाहे तो। मैम, जीडीपी ने तो उछाल मारा है ट्रंप के काल में। देखिए, अब उन्होंने हाथ मरोड़ के किया, चाहे जैसे किया हो, इतिहास गवाह होगा कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन अमेरिकी जनता और एक अच्छा राष्ट्रपति आई थिंक बहुत कुछ कर सकता है। तो हो सकता है पतन के कगार से निकल के विकास, एक नए विकास का दौर हमें देखने को मिले, शायद एक नए विश्व की संरचना होने का भी दौर हमें देखने को मिले, लेकिन ये केवल आंकलन है।
सही है। हमें नहीं मालूम कि आगे चल के क्या होगा। नहीं, इस एपिसोड में तो मैं वैसे भी चाहता हूँ कि 1945 तक के अमेरिका की ही बात हो, क्योंकि एक अलग एपिसोड में चाहता हूँ जो 45 के बाद से लेके और 25 तक के अमेरिका की बात करें, क्योंकि जो ये सीरीज़ है इसमें हम एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ डिक्लाइन कर चुके हैं। अमेरिका ऐसा है जिसके बारे में कहना अभी भी मुश्किल है कि ये डिक्लाइनिंग पार है या फिर यहाँ से एक नया मोड़ ले लेगा, पर इस पर सब सहमत हैं कि ये जो दौर चल रहा है, इस सदी के जो 25 साल 26 साल थे जिसमें ट्रंप 2 बार आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर है। अमेरिका इसमें भी कुछ ना कुछ सीखेगा, या तो यहाँ से गिरेगा या नया कुछ बनाएगा। ये 8-10 जो साल गए हैं, ये अमेरिका के ऐसे साल नहीं रहने वाले जिसे वो भूल जाएगा। बिल्कुल बात सही। और ध्यान रखिए कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो दुनिया तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उसमें अमेरिका का कैसे योगदान रहेगा और वो कैसे अपने आप को आगे अग्रणी रख पाएगा, आई थिंक यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वही चीज़ जो है फिर जियो पॉलिटिक्स पे प्ले आउट करेगी। एक्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, you आने so के लिए, much. इतना वक्त देने के लिए। और आपने जो कमाल की दोनों किताब लिखी हैं, मैं चाहूँगा कि अगर किसी की अमेरिका में रुचि हो, जो समझना चाहता हो, क्योंकि रोज़मर्रा में तो बहुत कुछ चल रहा है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जो जड़ें हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, जिसकी वजह से अमेरिका जो अमेरिका है, कई बार वो चीज़ें उसे कुछ बुरा करने से भी रोक लेती हैं, क्योंकि वो अपने अतीत की तरफ देखते हैं तो बहुत नैतिक देश हैं, और कई बार वो चीज़ें उसे बहुत अच्छा भी फील कराती हैं कि वो एक ऐसा देश है जो नैतिकता पर खड़ा रहा है। तो आप जो भी कहिए, अमेरिका एक प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग जो 20वीं सदी में और या 21वीं सदी में नहीं बल्कि उसके बहुत पहले हुआ। 20वीं 21वीं सदी में कई देश बने, उन्होंने अमेरिका को देखकर खुद को तैयार किया, बनाया। और हमारे संविधान में तो जब हम पढ़ते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भले ही रूस से आई हैं लेकिन अमेरिका से भी आई हैं, और शायद इसलिए हमारा संविधान दुनिया के सबसे मुकम्मल संविधानों में से एक है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अमेरिका से बहुत कुछ वो ले सकता है। इसलिए अमेरिका का इतिहास पढ़ना और ख़ास तौर से राष्ट्रपतियों की जो भूमिका रही है राष्ट्र के विकास में, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना हमारे भारतीय जनता को और छात्रों को। हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2 भाग में है, ओरिएंट ब्लैक स्वान ने प्रकाशित किया है, अर्चना ओझा ने लिखा है। 4 दशकों का विशद ज्ञान छोटी छोटी 2 किताबों में समेटने की कोशिश है। किताब खरीद कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आखिर चैट जीपीटी या जेमिनाई या बाकी कुछ में भी जो भी आप पढ़ते हैं वो इन्हीं किताबों से, या फिर ये किताबें जब ऑनलाइन चली जाती है तो वहाँ से ही रिस के वहाँ पहुँचता है। मूल स्रोत पे पहुँचिए, ऐसी कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स तक पहुँचिए, ये भी कोशिश कीजिए, खुला हुआ है, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं और मैडम दोनों ही पढ़ेंगे, वो कोशिश करेगी, मैं पक्का पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।